ऋतु है लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी आज शुरू करेंगे और क्लाइमेटोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा बीच में जिनकी भी आदत है फुसुर फुसुर करने की नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए चलिए पेज नंबर 133 एक बार ओपन करिए जल्दी से, क्विक। 133, ठीक है। अरे आज को थोड़ा आगे कर लो प्रियांशु, बैठने नहीं देता है, सब हड़ताल पर नहीं जाने देंगे। अरे बैठने दो, चलो आगे से भी लोग जोर से बोल लो, ये सुनो। क्लाइमेटोलॉजी शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझना, और क्लाइमेटोलॉजी के बाद जितनी भी क्लासेस कंटिन्यू जाएगी मत छोड़ना, ठीक है। सारा का सारा इंटरकनेक्टेड है, मिस करोगे बहुत नुकसान हो जाएगा, आगे कवर नहीं कर पाएंगे, आपको बाद में फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और दूसरा, क्लाइमेटोलॉजी में फिर से बोल रहा हूँ, रिजिड नहीं होना है, एकदम नॉर्मल रहना है, जैसे जा रहा है सिर्फ वैसे जाते जाए फ्लो में, उसमें ज़्यादा एकदम से नहीं रिजिड होना है, नहीं तो बेकार हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएगा। इसीलिए हल्का रख के चलिएगा दिमाग में, इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइएगा, ठीक है। सुन पा रहे हो सब? तो लाइफ में इसको कॉम्प्लेक्स ऐसे भी नहीं बनाना है, लाइफ को भी नहीं बनाना है। आइए, तो आपको मिलेगा पहले सर पूरे ज्योग्राफी को मैंने बोला था पढ़ने का 3 तरीका है। एक हो गया जमीन, दैट इज लिथोस्फीयर वाला पार्ट, एक हो गया एटमॉस्फेयर, और एक हो गया आपका ओशियनोलॉजी जो हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रो मतलब क्या? पानी, ठीक है। अब सर ध्यान से समझ लेना, तो अभी हम लोग लिथोस्फीयर लैंड वाले पे तो मामला खत्म कर दिए हैं, अब हम मामला स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा एटमॉस्फेयर वाला। और क्लाइमेटोलॉजी बोल रहा हूं तो पहले 2 बातों का फर्क आप समझ ले तो ज्यादा बेहतर है। एक होता है वेदर, जिसको कल बोला था लेदर भी, और दूसरा होता है क्लाइमेट, ठीक है। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वेदर जो होता है वो डे टू डे एक्टिविटी क्या हो रहा है, मतलब हर दिन में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं? वेदर। और दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म, कि मान लीजिए साल भर में या 5 सालों में या ऑन एन एवरेज कितना चेंज हुआ। जैसे बोले कि ध्यान से सुन लेना कि साल भर में 5 सेंटीमीटर मान लो हमने बोला रेनफॉल हुआ, अब हर दिन बारिश हो रही है, तो हर दिन हो रही है तो कभी ज्यादा कम धूप सारा कुछ हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वेदर की क्लाइमेट। और सर याद रखिएगा क्लाइमेट हमेशा लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म चीज़ों से रिलेट करेंगे, तो जितना भी चीज़ हम पढ़ेंगे और जितना भी चीज़ हम बोलेंगे कि ऐसा होगा, तो आप ये मत समझिएगा कल ही हो गया, बुझा रहा है? मतलब पहले से दिमाग में रख देता हूँ, आप ये सोचिएगा इट विल टेक सम टाइम। और हम सारा का सारा डिस्कशन किस पे करेंगे? क्लाइमेट पे। तो हमारे लिए और यूपीएससी के लिए भी वेदर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लाइमेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नाम क्या है? क्लाइमेटोलॉजी। बुझा रहा है? वेदरोलॉजी नहीं है, क्लाइमेटोलॉजी है। तो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पे पढ़ेंगे और पूरा लॉन्ग टर्म में जो चेंजेस आ रहा है अर्थ के पैटर्न में, एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे भी, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर आइए, क्लाइमेट में स्वागत है आपका, और वहां पे देखिए ध्यान से, फॉर लाइफ एग्जिस्टेंस वी नीड 3 थिंग्स। 133। अब सर ध्यान से आइए, और वहां पे लिखा होगा 3 चीज सर जीवन में जीने के लिए चाहिए, जमीन, हवा और पानी। तो सर लिथोस्फीयर वहां कंप्लीटेड है, बुझा रहा है? बीच में है सर एटमॉस्फेयर, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को पढ़ने वाले हैं। और थर्ड है हाइड्रोस्फीयर, डिस्कस इन ओशियनोलॉजी, तो जब मैं ओशियनोलॉजी पढ़ाऊंगा वहां पे वो आ जाएगा। अब जरा नीचे आइए, नाउ इन क्लाइमेटोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर। जो लिखा हूं पहले उसको डिस्कशन कर देता हूं, तब आपको और आगे मजा आएगा। वेदर और क्लाइमेट दोनों में फर्क लिखा हुआ है। वेदर में क्या लिखा हुआ है? डेली चेंजेस, और सर क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म चेंजेस। जरा नीचे आ जाइए, अब उसको सर वहाँ एक्सप्लेन किया है, उसको नहीं रीड करना है, सीधा नीचे आइए। फॉर एग्जाम क्लाइमेट इज इंपॉर्टेंट नॉट द वेदर। उसके बाद नीचे, वी डोंट हैव टू मेट्रोलॉजिस्ट दैट इज वेदर मेजरमेंट इन लाइक दैट, मतलब हमें सर ऐसा नहीं है कि हमें बन जाना है सारा एक मेजर करना है, 1 इंच बारिश 1 सेंटीमीटर ही हुआ है 0.1 नहीं करना है सर, ऑन एन एवरेज लेके चलना है, अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर। नीचे आइए, लाइक वी रीड मानसून बट नॉट डेली रेनफॉल फॉर एग्जाम। मानसून तो पढ़ेंगे हम, लेकिन रेनफॉल नहीं पढ़ेंगे कि कल कितना तेज बारिश हुआ था, कल कितना स्लो हुआ था। नीचे आइए, अब सर है, वी कांट रीड अबाउट माउंटेन फॉर्मेशन एंड रॉक फॉर्मेशन विदाउट रीडिंग द अर्थ इंटीरियर। सिमिलरली वी कांट रीड साइक्लोन एंड अदर थिंग्स विदाउट रीडिंग एटमॉस्फेयर।
साइक्लोन अगर मतलब साइक्लोन क्या, मैं सारा कुछ अगर बोलूं इसके आगे का या इसके पहले का भी, तो क्लाइमेटोलॉजी से सारा कुछ रिलेटेड है, बुझा रहा है, मतलब कहने का है बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे अब है सर सबसे फर्स्ट उसमें आपको देखना है कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर में है क्या क्या। जैसे अर्थ का आगे पूरे डिस्कशन करने से पहले इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे, और इंटीरियर ऑफ अर्थ में जाने सर क्या है, कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्टीनोस्फेयर है, क्या है मैग्मा का, तो सारा कुछ चल रहा था। उसी तरीके से एटमॉस्फेयर कंपोजिशन पहला ये रटा हुआ रहता है आपको। नाइट्रोजन कितना परसेंट दिख रहा है, 78%, तो ये भी अप्रॉक्स में रखना है 78%। देन आपका नेक्स्ट है दैट इज ऑक्सीजन, उसका अप्रॉक्स 20.95 तो 21%। और बाकी इसमें परसेंटेज किसका ध्यान में रखना है सुन लो, आर्गन का और CO2 का। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताऊंगा। मैं आपको एक और टेबल बताया था, याद है जब मैं पढ़ा था तब बोला था कि एक ओवरऑल था और एक उसमें था, मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो एक ओवरऑल अलग था। ओवरऑल किसका ज्यादा परसेंटेज था, आयरन का कि ऑक्सीजन का? थोड़ा सा देख लेना, नीचे आना। तो सर ऑर्गन का परसेंटेज है 0.93 एंड देन आपका है CO2 0.036। अभी फिलहाल के लिए दिमाग रखना। एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, मतलब सर बहुत सारे गैसेस से मिलकर जो बन गया वो क्या है, वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। सुन पा रहे हो सब? अरे जोर से बोलना, ये सुनो जोर से। और जो नहीं बोलेगा समझिएगा ध्यान से। वापस पहला नाइट्रोजन का परसेंटेज बोल लो, ऑक्सीजन का और आर्गन का 0.093 0.93। उसके बाद CO2 0.036। बुझा रहा है? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना? नीचे आइए। अब सर वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने नाइट्रोजन का इस्तेमाल आपको पहले भी बताया था एक बार, तो पहले एक बार और वापस बता देता हूँ। माचिस जलाते हैं आप, तो माचिस जलाते हैं तो माचिस की तीली इतनी ही क्यों जलती है, फ्लेम उतना ही क्यों जलता है? बुझा रहा है? सर अगर ऐसा होता आग ऐसे ऐसे जलाते और पूरा एकदम ब्रह्मांड में आग लग जाता, तो ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन उसको कंट्रोल करता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन हेल्प करेगा बर्निंग में, ऑक्सीजन जलने में मदद करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगा। और लेकिन सर आग लगेगा तो कितना तक लगेगा, कितना स्प्रेड होगा, फ्लेम उतना ही क्यों होगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा? नाइट्रोजन। तो पहला एक बेसिक है, बाकी इसके और डिटेल में आएंगे। नीचे आइए। पहला मेनी यूजेज ऑफ नाइट्रोजन, सबसे फर्स्ट सॉइल में, और दूसरा कंट्रोलिंग द फायर, तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आपको तो हालांकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पूरा पढ़ाऊंगा, वहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाऊंगा, कार्बन साइकिल पढ़ाऊंगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन का सिंपल मीनिंग है, जैसे हम लोग क्या है हर साल गेहूँ रोप दिए खेत में, सब सुन पा रहे हो ना? तो हर साल गेहूँ रोप दिए तो क्या होगा? अच्छा गेहूँ रोपने से क्या होगा, जो उसका उर्वरक है, जो उपजाऊ है, जो जमीन और जो मिट्टी है उसका क्या करेगा, वो सर ले लेगा। भाई सिंपल सी बात है, जब तक उपजाऊ नहीं रहेगा तब तक गेहूं कहाँ से होगा। बट बात यह है कि जब उसमें लिया तो उसका कुछ ना कुछ यूटिलाइज तो हो ही गया, मतलब जितना पहले फर्टिलाइज था उतना तो नहीं रह गया। सीधी सी बात है कि आप पहले सर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा जान लगा के दिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो जान होता है वो जान फिर सेकंड अटेम्प्ट में होगा कि नहीं होगा, वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। बुझा रहा है? जैसे IIT निकालते हैं तो IIT में देखिएगा ज़्यादातर बच्चा पहले अटेम्प्ट में निकाल लेगा। टारगेट करने वाले जो होते हैं ना दोबारा से, तो दोबारा कि हम एक साल और ट्राई करके करेंगे तो बहुत कम होते हैं, रेयरेस्ट होते हैं, 100 में 2 3 4 5। इसलिए जनरली जब एग्जाम निकालते हैं जो भी IITian तो पहले ही एक ही साथ एनर्जी से निकाल लेते हैं। 12th में एनर्जी हाई होता है और टारगेट में क्या है सर, ऐसा ही बूढ़े हो गए हैं आप, तो खैर थोड़ा नीचे ही, मतलब थोड़ा सा रहता है, बहुत कम लोग। तो सिमिलरली आपने नाइट्रोजन क्या किया सर, ध्यान से देखो। सॉइल में मान लो नाइट्रोजन था और वो हेल्प कर रहा था किस चीज़ के लिए, कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या करे, बढ़ाए। अब आपने गेहूँ लगा लिया, उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया, तो आप प्रोडक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा हुआ कि कम, अरे ज़्यादा के कम, थोड़ा कम हुआ, मतलब प्रोडक्टिविटी जो है आपका और सॉइल का जो उसका फर्टिलाइज है, जो सॉइल का कैपेसिटी है वो थोड़ा कम होगा। जाहिर सी बात है फिर उसको कुछ देना पड़ेगा। तो हम लोग सर सोयाबीन दे देते हैं। मान लो सोयाबीन का हम लोग किया, तो सोयाबीन को क्यों बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट, दाल को क्यों बोलते हैं, उसका बहुत सारा कारण है, थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, लेकिन वो इन्वायरमेंट में पूरा क्लियर होगा। ठीक है, हम सोयाबीन इसलिए फिर वापस रोपते हैं, कहा क्या जाता है, क्रॉप रोटेशन करते रहिए, क्रॉप चक्रण। बुझा रहा है? फसल चक्रण। तो फसल चक्रण मतलब क्या सर, रिपीट करते करते एक ही चीज को मत रोपिए, कुछ अलग अलग रोपिए। उससे क्या होता है कि जो मिट्टी की उपजाऊता है वो क्या है, बनी रहेगी। इतना तो जान ही हैं। अब सर होता क्या है, देखिए मान लीजिए नाइट्रोजन मैंने बोला मिट्टी में है, तो नाइट्रोजन मिट्टी में, आपने गेहूं रोपा तो नाइट्रोजन आ गया किस में, गेहूं में, अरे है ना। अब ऊपर से सर क्या किया लोगों ने, जला दिया, जो स्टेबल बर्निंग होता है। अब सर आपने जो जला दिया, तो दिल्ली और हरियाणा और पंजाब और केसेस में पराली जिसको बोलते हैं, अब आपने जला दिया
तो सर जलाया तो क्या हुआ? पहली बात तो नाइट्रोजन था ही उसमें, किसमें? अरे गेहूं के उसमें। और नाइट्रोजन के साथ साथ अब जीवन का आनंद क्या मिल गया वो समझ लीजिए। थोड़ा जीवन का आनंद मिल गया क्या? उसमें थोड़ा ऑक्सीजन गया, नाइट्रस ऑक्साइड बना दिया। अब उसके बाद अलग अलग सर उसमें हो गए, देख लीजिए उधर 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 वाला। सुभाष पीछे चले जाइए, जाना ही पड़ेगा वैसे हमको लग रहा है जहां तक। ठीक है कोई बात नहीं, नीचे आइए नीचे। अब वहां पे ध्यान से देखिए जो लिखा है उसको समझ लीजिएगा और सबसे फास्ट देख लीजिएगा। मेनी यूजेज ऑफ नाइट्रोजन आर देयर। पहली बात, नाइट्रोजन फिक्सेशन मींस नाइट्रोजन गिवन टू द सॉइल थ्रू रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। तो नाइट्रोजन सर चला गया, उसके बाद दो चीज हुआ, नीचे देखो लिखा हुआ है व्हीट टेक्स नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल बट सोयाबीन इज लेगुमिनस प्लांट्स व्हिच गिव्स नाइट्रोजन टू द सॉइल। तो सोयाबीन का क्या फंक्शन है? सोयाबीन सर नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है किसको? किसको किसको किसको? सॉइल को, मिट्टी को। मतलब हम क्या करें, नाइट्रोजन को क्या कर दिए? बैलेंस। यार आप लोग ना मतलब चलिए जाओ क्योंकि फिर दो लोग अभी दिख रहे हैं मुझे। कास्ट मतलब थोड़ा सा होगा, बुरा नहीं मानने का। एक और चेयर है तो ले लीजिए वो वाला, ठीक है। बाकी हाँ वहीं पे वो एक आदमी वहीं पे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ आ जाओ, आप ध्यान से देखना, इधर नीचे आ जाओ। चलो वहां पे देख लो, सोयाबीन के बाद हर साल अगर वीट लगाएंगे तो सॉइल का सारा नाइट्रोजन समाप्त हो जाएगा, इसलिए सोयाबीन लगाओ टू बैलेंस नाइट्रोजन। तो सोयाबीन सर लगाइए ताकि क्या हो, नाइट्रोजन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। अरे बुझा रहा है? पेज नंबर 134 पे आ जाइए। क्या कपड़ा चाहिए? कपड़ा दे दीजिए। अब इधर आइए ध्यान से। ऐसे दे दी, चलो कोई नहीं। स्टेबल बर्निंग दिख रहा है पेज 134, देख लीजिए एक बार। स्टेबल बर्निंग में क्या लिखा है बता दीजिए। स्टेबल बर्निंग इज प्रोहिबिटेड बिकॉज वीट में क्या है? नाइट्रोजन है। और सुन लो, और जब जलेगा देन क्या, उसने आग लगा दी, सो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स नाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज हार्मफुल फॉर रेनफॉल एंड सीधे नीचे आएगा तो पानी को भी पॉल्यूट कर देगा, दैट इज एसिड रेन। अम्लीय वर्षा सुने होंगे आप लोग, अरे है ना? तो जो अम्लीय वर्षा आप सुने हैं उसमें दो चीज दिमाग में रखिएगा। अम्लीय वर्षा क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि साल की पहली बारिश में जब हो तो मत नहाइएगा। समझ पा रहे? इसलिए क्या है कि सर जितना सारा है ना सब बढ़िया वाला पदार्थ सब आपके आएगा, तो सर कोशिश करिए एटमॉस्फेयर जब साफ हो जाए तो। क्यों हुआ? क्यों सर आपने नाइट्रोजन था आपने जला दिया, जला के उसमें क्या ऑक्सीजन मिला, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हार्मफुल है। फिर ऊपर में क्या गया, वही ऊपर जाके कन्वर्ट होकर वेपराइज होकर फिर बारिश हुआ, तो सारा कुछ अभी है। तो पहली बारिश में नहाने का कोशिश नहीं करिएगा, अम्लीय वर्षा हो जाएगा। बाकी डिटेल इसका सर पूरा इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपको समझना है। ओवरऑल एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था कि सर एटमॉस्फेयर शुरू कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। आर्गन का परसेंटेज क्या था? 0.93। तो 0 पॉइंट क्या था? 93। अब 0.93% के बाद दूसरा नेक्स्ट ऑर्गन क्या था? ये पक्का। और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.036। यहाँ तक क्लियर है ना? पक्का, ये रखना दिमाग में, अभी जस्ट आने वाला है और यहाँ से एकदम से पूरा कनेक्ट होगा। पेज नंबर 134 मैंने बोला दो चीज सर, एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क बताया। क्लाइमेट हमेशा लॉन्ग टर्म का होगा, वेदर हमेशा शॉर्ट टर्म पे होगा। बुझा रहा है? अब जरा नीचे आइए और जीवन का आनंद लीजिए 134 पे। पहला है यूजेज ऑफ ऑक्सीजन। तो सर ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्या है? पहली बात तो सांस लेने में, अरे हाँ है ना? कोई ऐसा भी है जो बिना ऑक्सीजन का जी रहा है इधर? तो खैर जी रहा है तो बढ़िया बात है, भगवान करे अमर बना दो उनको। लेकिन फिर भी दो चीज़ है सर, ऑक्सीजन के इस्तेमाल ये सब बहुत सारे इसमें हो सकते हैं सिर्फ, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन ही है, मतलब जिसके कारण आप रेस्पिरेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यूजेज ऑफ आर्गन, दिख रहा है? ये एक बार पूछ लिया था नॉर्मल। इट इज इनर्ट गैस मींस डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, यूजेज इन लाइट एंड बल्ब एक्सेट्रा। तो लाइट बल्ब में ऑर्गन इस्तेमाल अभी फिलहाल हो रहा है, बस इतना दिमाग में रख लीजिएगा। नीचे आइए, यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज वेरिएबल गैस, इट कैन ट्रैप हीट, इट इज ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है सब अभी बताएंगे, ठीक है ना? ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, खाली बोल देने से नहीं होगा। नीचे आइए, अब एटमॉस्फेयर दिख रहा है ना? तो बोल लो। तो आवर प्लैनेट अर्थ इज डेवलप्ड बाय ए डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेज एक्सटेंडिंग सेवरल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अबव इट्स सरफेस। दिस गैसियस कवर ऑफ द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। सीधी सी बात है कि ब्लैंकेट ऑफ एयर और ब्लैंकेट ऑफ जो गैसेज है, ब्लैंकेट समझ रहे हैं ना, लेयर बाय लेयर, और उसका सर इकट्ठा जो है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा पेज नंबर 135 पे आ जाओ, जल्दी से आ जाना। और एनसीईआरटी में मैं कल बोला था आपको चैप्टर 3, 4, 5, 6 भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? कपड़ा चाहिए? अच्छा सीट चाहिए।
बोला है उसको थोड़ा सा आगे कर लीजिए, एक चेयर वाला दे देता हूँ। चलो चलो, अरे आराम से एक डायलॉग मार देते हैं, दिल में जगह हो तो जगह मिल जाएगा हर जगह। आइए पेज नंबर 135 पे आइए, थोड़ा बाकी सीट भी हो जाएगा। देख लो 135 पे आ जाओ, बस आ जाओ, वो तो चलता रहेगा। पढ़ा लूं? जोर से बोलना। 135 पे देखना सर। अब यहाँ से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये जो स्फेयर है, इसी स्फेयर में पूरा का पूरा मामला बसा हुआ है। आगे जितना सारा रेनफॉल क्यों हो रहा है, सारा कुछ इधर ही जवाब मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, टेम्परेचर अगर नीचे जा रहे थे अर्थ के इंटीरियर में, तो बढ़ रहा था कि घट रहा था? बढ़ रहा था। अच्छा बताना, आउटर कोर सॉलिड था कि लिक्विड था? आउटर कोर लिक्विड ना, इनर कोर। और मेसोस्फेयर का जो था, मेसोस्फेयर अपर मेंटल, वो क्या था? अपर मेंटल सेमी सॉलिड। एस्थेनोस्फेयर क्या था? अरे भैया एस्थेनोस्फेयर अपर मेंटल में ही था तो सेमी सॉलिड होगा ना। थोड़ा रिवाइज कर लेना, अब इसका इस्तेमाल आएगा। और सुन लो, रिवीजन करते रहना, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये तो दिक्कत हो जाएगी आपको। नीचे आइए। अब सर हम पहला 3 लेयर में सबसे फर्स्ट लेयर पढ़ रहे हैं ट्रोपोस्फेयर। बहुत सारे लेयर है लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये ट्रोपोस्फेयर को पहले शुरू करेंगे और यहाँ से जीवन का नाम लीजिएगा। तो एटमोस्फेयर है, और एटमोस्फेयर यहाँ क्लाइमेटोलॉजी का हम 3 लेयर पढ़ रहे हैं। पहला क्या है? ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, पता है किसी को? नहीं पता? समताप मंडल। तो ध्यान से समझिएगा। बाकी सर चिंता मत लेना अभी, और उसके बाद समझना। पहले जो बता रहा हूँ मीनिंग समझ लेना, हिंदी भी आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है नीचे। नीचे आओ। पहला है ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर जो 0 से 18 किलोमीटर पे। कितना किलोमीटर? अब एक बात सुन लेना, ये रिजिड नहीं होना है। कहीं कहीं पे 0 से 20 मिल जाएगा, 0 से 19 का भी है। तो आपको मैंने क्या बोला, 0 से 18, 19, 20, 25 तक हो, कोई दिक्कत आपको नहीं लेना है। नहीं तो सर इधर नहीं लेके आ जाइएगा मुंह बना के, सर हमको 18 बोले थे आप 25 आ गया, तो नहीं बनाइएगा। 0 से 18 अप्रॉक्स रखिएगा। कौन सा स्फेयर? कौन सा स्फेयर? ट्रोपोस्फेयर। अब इसमें जो समझने वाली बात है, तो रटने वाली बात अलग है, समझने वाली जो बात है वो काम की चीजें है। नीचे आइए। पहला पॉइंट, ऑल वेदर फिनोमेना इज रिलेटेड विथ ट्रोपोस्फेयर, दैट इज इट हैपेंस इन ट्रोपोस्फेयर। अच्छा सोच के देखो आप, जितना भी डे टू डे एक्टिविटी हो रहा है वो सर कौन से स्फेयर में हो रहा है? अच्छा क्यों हो रहा है इस बात को समझना। सर अर्थ रहा, उसके ऊपर 0 से कितना गए हम? 18 किलोमीटर। तो अगर 18 किलोमीटर गए तो सबसे पहला लेयर कौन सा आया? ट्रोपोस्फेयर। भाई सीधी सी बात है, वेदर को कंट्रोल सबसे ऊपर वाला करेगा कि जो सबसे क्लोज है वो करेगा। तो सर ट्रोपोस्फेयर में जितना भी फिनोमेना होता है, जैसे अचानक से धूप, अचानक से फिर बारिश हो गई, अभी जो चल रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा होगा? किसके कारण? ट्रोपोस्फेयर के कारण। तो हर डे टू डे एक्टिविटी जो हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा स्फीयर है? ट्रोपोस्फेयर। अब जरा एकदम थोड़ा सा ध्यान से नीचे आना। दूसरा पॉइंट, ऑल विंड सिस्टम एंड क्लाउड फॉर्मेशन इज इन ट्रोपोस्फेयर, सो टर्बुलेंस यही होगा। टर्बुलेंस क्या है बता देता हूं। पहले मैंने बोला कि हर दिन, कॉमन सेंस से सोचना, क्या सब सुन पा रहे हो? अगर मैं बोला कि हर दिन जो अचानक से बारिश हो गई, अचानक धूप हो गया, अचानक से कुछ भी हो गया, तो ये सब कहाँ हो रहा है? जो से बोलना, ट्रोपोस्फेयर। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे स्थिरता ज्यादा बनी रहेगी? क्या स्थिरता होगा भाई? यहाँ तो कभी भी अकस्मात कुछ हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि फ्लाइट आप इसे स्फीयर में उड़ा पाएंगे? तो फ्लाइट या एरोप्लेन या जो भी चीज आपको उड़ाना है, आप उस तरीके से उड़ाएंगे जहां पे क्या हो सर, स्टेबल सिचुएशन हो, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होनी। तो पता चला उड़ा रहे हैं सर, उसके बाद उसी को उड़ा दिया। तो बेसिकली क्या ट्रोपोस्फेयर में फ्लाइट उड़ाया जा सकता है? अरे जा सकता है नहीं। क्यों? वेदर एक्टिविटीज है, डे टू डे फिनोमिनन है, और डे टू डे फिनोमिनन में प्रॉब्लम यह है कि अचानक से बारिश, अचानक से धूप, और इतना ज्यादा सडन हो तो फिर फ्लाइट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। बुझा रहा है? अब मेरी तरफ देख लीजिए और एक बार समझ लीजिए। नीचे अब सबसे फर्स्ट, ग्रेविटी का इंपैक्ट पोल पे ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ये मैंने वहां भी बताया था आपको। मैंने बोला था अर्थ का एक कौन सा शेप होता है? कौन सा? जियोइड। और जियोइड का मीनिंग क्या है? जिसका पोलर डायमीटर बड़ा कि इक्वेटोरियल डायमीटर बड़ा? तो इक्वेटोरियल डायमीटर बड़ा, पक्का? और सर ये तो जब इक्वेटोरियल डायमीटर बड़ा होगा तो ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला था आपको पिछले बार कि ग्रेविटी सबसे ज्यादा महसूस साइंस में जब पढ़ाया था तो पोल पे होगा। अरे बोला था
अब मान लो ये 12,756 था और ये कितना था 12,714, बुझा रहा है। तो ग्रेविटी का इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, पोल पे होगा। अब दो बातों को समझना, पोल पे हो जाएगा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब इसमें क्या चीजें होंगी कि इक्वेटर पे कैसा होगा, अगर ग्रेविटी होगा भी तो कितना ज्यादा होगा, थिकनेस कितना कम होगा, ये डिस्कशन हमारे काम का है और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए वहां पे एक नीचे डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करके कर रहा हूं। तो सर इसके हिसाब से अभी एक स्टेटमेंट है जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां होगा, पोल पे। कहां, पोल पे। अब सर समझिएगा, मान लीजिए मैं एक आराम से नॉर्मल बना रहा हूं, अब सर ध्यान से देखना, अरे इतना जोर से हूं अब देखिए इधर सबसे फर्स्ट दो बात ध्यान देना, यहां पे क्या लेंथ मिल रहा है बताना जरा, डायग्राम में देख के बता लो। 8 कुछ लिखा हुआ होगा, पक्का? चलो ठीक है। और ये वाला कितना लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है ना। मतलब इधर ध्यान से देखना, 0 से 18 किलोमीटर तक जा रहे हैं। इधर इधर ये वाला जो महसूस करना, ये सर समझना, ये पोल का एरिया हो गया। अभी समझने के लिए बस वहां पे देखो कुछ भीड़ सा इकट्ठा सा मैंने मॉलिक्यूल्स को छोटा छोटा बनाया होगा, देख पा रहे हैं? तो समथिंग कुछ मैंने छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स बनाया है। अब मुझे एक बात बताना आप, ग्रेविटी अगर पोल पे ज्यादा है, कहाँ ज्यादा है, पोल पे, तो ग्रेविटी पोल पे ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, ये पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। दूसरा पॉइंट ये कि सर थिकनेस किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, और वो थिकनेस से मीनिंग कैसे है, एयर का कितना। देखो इधर अगर मान लो ऐसे महसूस करके मुझे बता देना, जो ये सही बता देगा उसका आधा काम हो गया ट्रोपोस्फेयर में। जैसे आग जलाते हैं, जैसे अभी ठंडी आने वाला है तो ठंडी में जलाएंगे घूरा, तो घूरा जलाएंगे तो सर तो धुआं ऊपर जा रहा है। और सर मान लो अब मुझे सोच के बताओ कि जो गर्म एयर है, हॉट एयर, तो गर्म एयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। अब एक ठंडा एयर है, तो ठंडा एयर क्या है, वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो तो नीचे रहना चाहेगा, वो तो उतना ऊपर नहीं जा पाएगा जितना क्या जाएगा, हॉट एयर। अब मान के चलो हॉट एयर ऊपर जा रहा है तो हॉट एयर एक्सपैंड करेगा, अरे फैलेगा नहीं फैलेगा, क्या वो इकट्ठा रहना चाहेगा, क्या नहीं। तो जहां पे हॉट एयर होगा वहां का थिकनेस ज्यादा कि कम, अरे सोच के ऐसे नहीं सोचो, जहां पे थिकनेस, वैसे मत सोचना, वैसे मत सोचना, आप लोग जो सोचो कोई गलत नहीं सोचो, बट मैं बता देता हूं पहले ही ताकि दिक्कत ना हो। देखो इधर मेरा थिकनेस से मीनिंग है कि कितना घनत्व है, कितना ज्यादा डेंस है, बुझा रहा है। तो अगर फैलेगा तो डेंस तो ज्यादा नहीं होगा, अरे डेंस तो तभी रहेगा जब क्लोज रहोगे। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा है, तो अभी आप लोग भीड़ बहुत ज्यादा है तो डेंस है अभी आप लोग। अब मान लीजिए सर दूर दूर तक बैठे हुए हैं तो सर बहुत फैला हुआ मान लीजिए अगर है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, कम। और सर एक बात बताना, सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा कि कम, ज्यादा। तो उसमें के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, काफी क्लोज होंगे। लिक्विड का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे है ना, बुझा रहा है? आ जाओ आगे आ जाओ, केवल बैग हटा लीजिए। इधर एक आगे आ जाओ, एक वहां पे, यहाँ पे आ जाओ। चलो चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाइए, सुधीर बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। चलिए कपड़ा दे दें, यहाँ रिपू कपड़ा दे दिए, पीछे है रिपू। चलो एक बार देख लो बस ध्यान से, थोड़ा सा और है समझ लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहला ट्रोपोस्फेयर में बोला, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, जो लोग टाइम पे आए हैं सुन लेना ध्यान से, ताकि यहाँ से शुरुआत हो जाए एक बार और फिर काम आसान हो जाए। ट्रोपोस्फेयर का लेंथ कितना, सब बोल लो, 0 से 18, फिर से एक बार और, जितना 0 से 18, तो ट्रोपोस्फेयर हो गया 0 से 18 किलोमीटर। अब सर मैंने बोला दो बात का ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट बोला कि सर ग्रेविटी पोल पे ज्यादा कि कम, पोल पे क्या होगा, ज्यादा। अब सर आराम से समझो, मैंने बोला हॉट एयर है, गर्म एयर है, तो क्या करेगा, राइज,
राइज करेगा तो फैलने की कोशिश करेगा, तो उसका जो मॉलिक्यूल सर क्लोज रहेगा नहीं। लेकिन अगर ठंडा है सर, अब ठंडा एयर है, वो क्या चाहेगा, वो ज़्यादा एक्सपैंड करना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा सर एक जगह स्थिर रहे। तो जब स्थिर रहेगा तो वहाँ का एरिया का थिकनेस ज़्यादा होगा कि कम? अरे ज़्यादा है कम? ज़्यादा। मतलब कहने का ये, इधर समझना ऐसे महसूस करके, थिकनेस से मेरा सब मीनिंग एक ही है कि कितना ज़्यादा क्लोज कोई बैठा है। थिकनेस से मेरा मीनिंग ये नहीं कि कितना एरिया कवर कर रहा है, बुझा रहा है? थिकनेस से मीनिंग ये है कि मान लीजिए इतने एरिया में कितने लोग बैठे हैं। ऐसे मैंने बोला मात्र इतना सा एरिया है, 10 लोग बैठे हैं, तो इसका थिकनेस ज़्यादा कि कम? ज़्यादा। और इतना एरिया है, अब इसको मैंने स्प्रेड कर दिया, अब इतना एरिया है और मात्र 2 लोग बैठे हैं, तो इसका थिकनेस क्या होगा? कम। तो अभी बस डेंसिटी से कनेक्ट करना है, ठीक है? अब सर दो बात, एयर है इधर, सोच के देखिएगा, अगर अर्थ सरफेस पे से एयर अगर राइज हो रहा है, अब ऊपर कौन सा स्फीयर है? ट्रोपोस्फीयर। ग्रीन हाउस गैस का नाम सुने होंगे आप लोग, और रटते भी है कि सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO2 भी ग्रीन हाउस गैस है। बट ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझ लो। ग्रीन हाउस का गैस का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि जब भी कोई अगर मान लो सनलाइट से आ रहा है और जो भी टेम्परेचर आया नीचे, तो टेम्परेचर आएगा तो सर अर्थ को तो गर्म करेगा, लेकिन गर्म होने के बाद फिर क्या करेगा? वेपराइज भी करेगा। तो टेम्परेचर अगर ऊपर जा रहा है, सोच के देखना, ऊपर गया और सर जाने के बाद एयर क्या हुआ? उसको रोक लिया ट्रोपोस्फीयर ने। मतलब आया ऐसे एक साइड से कुछ समथिंग आया ऐसे, इधर सन आए लेके इसको गर्म किया मान लो, और गर्म करके अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऊपर जैसे ही गया, यहाँ पे सर इसके ऊपर नहीं जा पाया। मान लीजिए अभी किसी भी कारणवश ये टेम्परेचर नहीं जा पाया ऊपर, मतलब एयर पूरा और ऊपर नहीं जा पाया। तो आपको लगता है क्या कि सर एक घर है, इस घर में लाइट आ रहा है, क्या सभी सुन पा रहे हो? लाइट आया और लाइट सर फिर यहाँ पे रह के रिफ्लेक्ट होके फिर वापस चला गया। तो वापस चला गया तो लाइट जितना एनर्जी इसको दिया था, जितना गर्म किया था, उसमें से इवापोरेट होकर और निकल गया। लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन तो हो सकता है कि लाइट को आने दें लेकिन उसको जाने नहीं दे। मतलब लाइट आया, हमने पूरा पैक करके रखा, और पैक करके इस कदर रखा कि लाइट आ तो सकता है लेकिन जाने समय उसको हम जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि एरिया पूरा क्या रहे? गर्म रहे। बुझा रहा है? तो सर हमने चाहा कि इस एरिया को गर्म रखना है, तो हमने लाइट को आने तो दिया लेकिन उसको नहीं। लेकिन सर अब कौन सा रेज आएगा, कौन सा रेज जाएगा, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो मशरूम की खेती आप लोग जानते हैं, तो मशरूम वगैरह क्या होता है? उसको हीट चाहिए सर। तो घर में आप क्या करते हैं? उसको पूरा पैक रखते हैं, जितना उसको हीट मिलेगा उतना मशरूम होने का चांसेस ज़्यादा होंगे। तो उसके पीछे भी लॉजिक उसी चीज़ का है। बट अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर का हाइट कितना है? 0 से 18। पोल पे ग्रेविटी ज़्यादा कि कम? अब सर उस डायग्राम को प्लीज़ नीचे देखिएगा और मेरे पॉइंट को सुनिएगा वापस, तभी मजा आएगा। मैं आराम से चलूंगा, आज इसको जल्दी खत्म नहीं करूंगा। नीचे आइए, पोल वहां पे मिलेगा और वहां पे पोल पे मैंने लिखा है मोर ग्रेविटी, कॉम्पैक्ट भी लिखा है। अब नीचे आइए, जहां ग्रेविटी ज्यादा वहां गैस मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगी, बिकॉज ग्रेविटी उनको खींचे रखेगी। सर ग्रेविटी ज्यादा जहां होगी तो ग्रेविटी उसको खींच के रखेगा ही रखेगा, कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके उस एयर को, उसको मॉलिक्यूल को खींच के रखेगा। तो इसलिए ग्रेविटी तो सर ज्यादा होगी ही और डेंस भी होगा। नीचे अगर ट्री है तो उसमें भी CO2 एंड O2 रिलीज एंड टेक चल रहा है, तो O2 एंड CO2 गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा वहीं होंगे जहां ग्रेविटी ज़्यादा होगी। मान लो पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधे में सर क्या चल रहा है? पेड़ पौधा क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन क्या दे रहा है। तो ग्रेविटी जिस पॉइंट पे ज़्यादा होगा वही तो उसको खींच के फिर रखा रहेगा। तो वो पेड़ जो बहुत नज़दीक है और बहुत पोल के नज़दीक है, मतलब बहुत तरीके के हैं, तो पोल के नज़दीक है, तो उसकी जो इंटरकनेक्टिविटी है, उसका जो इंटर ट्रांसफर चल रहा है कि सर CO2 लेना, O2 देना, वो पोल के करीब जितने भी होंगे उसका ज़्यादा उसको रुक के रखेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी पोल पे क्या है? ज़्यादा है। बट अभी और भी फैक्टर है, एक फैक्टर से क्रांति नहीं मचाएंगे हम लोग। नीचे आइए, एक और पॉइंट उसको पढ़ते हैं। एट पोल कॉम्पैक्ट होगा, इसलिए एरिया कम कवर करेगी, दैट इज थिकनेस कम होगी। उसके ऊपर एक और लाइन था चल रहा है, तो O2 एंड CO2 गैस मॉलिक्यूल ज्यादा वहीं होंगे जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी। एट पोल कॉम्पैक्ट होगी, इसलिए एरिया कम कवर करेगी, दैट इज थिकनेस कम होगी। इक्वेटर पे गैस मॉलिक्यूल आर डिस्टेंट, सो इट विल कवर मोर एरिया, थिकनेस इक्वेटर पे ज्यादा होगी। मतलब कहने का यहाँ पे एरिया जो ज्यादा कवर करेगा कहाँ पे? इक्वेटर पे। क्यों? क्योंकि सर इक्वेटर पे गर्मी रहेगा कि ठंडी रहेगा? और मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, सनलाइट हमेशा किस में हो रहा है? इधर सनलाइट किसके बीच में हो रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न के बीच में, और इक्वेटर पे 2 बार आ रहा था। कौन कौन टाइम? 23 सितंबर कि 22 सितंबर? 23 सितंबर और इक्विनॉक्स बताया था, इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स का सिचुएशन क्या था? इक्विनॉक्स का सिचुएशन क्या था? इक्विनॉक्स क्या होता है?
अच्छा, सनलाइट कब आएगा 2 बार इक्वेटर पे, कौन कौन सा दिन? 21 मार्च और 23 सितंबर। अच्छा ठीक है, चलो फिलहाल के लिए तो इतना दिमाग में आपको रखना है कि इक्वेटर पे मैंने पहले बता चुका हूँ गर्मी ज़्यादा होगी कि कम? ज़्यादा। वहाँ पे कंट्री जो भी होगा वहाँ पे उसको हमेशा गर्मी ज़्यादा लगेगी, इसलिए सर अफ्रीका का रीज़न भी बता चुका हूँ। फिलहाल अभी इतना दिमाग में रख लो, हालांकि पीछे तो रिवीजन कर ही लेना चाहिए, क्लाइमेटोलॉजी में सारा आ जाएगा। फिलहाल इतना दिमाग में रखो, इक्वेटर पे क्या होगा? ज़्यादा गर्मी, और ज़्यादा गर्मी होगी तो इवापोरेट भी क्या होगा? ज़्यादा कि कम? ज़्यादा। अब जरा एक स्टेप थोड़ा नीचे आना। एट इक्वेटर टेम्परेचर इज कॉम्पेरेटिवली हाई। इक्वेटर पर टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, मतलब तुलनात्मक रूप से तो सर ज्यादा ही होगा। आगे ये नेक्स्ट, सो वहां की हवा गर्म होगी, देन हॉट एयर विल राइज, और गर्म एयर जो होता है वो हल्का होगा। गर्म एयर क्या होगा? हल्का, और जो हल्का होगा उतना ही क्या जाएगा? ऊपर। तो हॉट एयर विल राइज, एक्सपैंड, एंड सो थिकनेस एट इक्वेटर इज मोर। अब सर हॉट एयर राइज हो रहा है, यहाँ पे दिमाग में रखिएगा थिकनेस उसका, हम इस थिकनेस को बात करें डेंसिटी के टर्म्स में, यहाँ ब्रॉडनेस के टर्म्स में बात करें फिलहाल के लिए। जरा नीचे आइए, दूसरा पॉइंट। सर एट पोल लो टेम्परेचर, सो कोल्ड एयर एंड कोल्ड एयर वांट्स टू सेटल डाउन, डज नॉट वांट टू राइज, हेंस इट विल कॉम्पैक्ट एट पोल। अब सर पोल पे जो भी अगर जाएगा, अगर एयर जा भी रहा है गर्म होके, तो वहां जाते जाते तो पूरा ठंडा हो जाएगा, और जब ठंडा होगा तो ठंडा एयर क्या राइज करेगा कि रुकना चाहेगा? अरे राइज कर रहा है, ठंडा एयर क्या करेगा? रुकना चाहेगा। तो सर वो हेवी एयर है, आज से दिमाग में रखिएगा, हॉट एयर लाइट होगा और जो कोल्ड एयर होगा क्या होगा? हेवी होगा। और हेवी चीज ऊपर जाना चाहेगा कि हल्का चीज? हल्का चीज। अब सर 2 बात दिमाग में रखिएगा, हेवी एयर जो है वो सेटल डाउन होना चाहेगा, और हेवी एयर क्या है? कोल्ड की हॉट? कोल्ड, मतलब ठंडा हवा जो है वो सर क्या करेगा? रुकना चाहेगा, ऊपर नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि हेवी है, और हॉट एयर लाइट है तो ऊपर जाना चाहेगा। मेसोस्फीयर का लेंथ क्या था? 0 से 18। ये याद रखे रहना क्योंकि आएगा बार बार। 0 से कितना? 18 किलोमीटर। अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि मेसोस्फीयर, सॉरी जो आपका ट्रोपोस्फीयर है उसमें क्या करना है? तो पहला 136 पे आइए। इन ट्रोपोस्फीयर द थिकनेस विल नॉट बी सेम एट एवरी पॉइंट, दैट इज मोर थिकर एट इक्वेटर एंड लेस एट पोल। अब जरा नीचे आइए, उस पॉइंट को वहाँ पे इमेज जो दिया हुआ, इमेज को भी छोड़ दीजिएगा, ये सब आपको मिलेगा। एक इमेज वहाँ जो दिखा है जहाँ 18 किलोमीटर लिखा है, पोल लिखा है, फिर 8 किलोमीटर दोनों साइड लिखा हुआ दिख पा रहा है? अब सर सो थिकनेस डिफरेंस इज ड्यू टू टेम्परेचर एंड ग्रेविटी। अब इसमें कैसे किसको समझेंगे, इसको नहीं समझेंगे, उसको समझने के लिए वहां पे 2 पॉइंट है, पहले वो समझ लो। एक है शॉर्ट वेव, दूसरा है लॉन्ग वेव। क्या है? शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव। मैंने पी वेव और एस वेव पढ़ाया था आपको। तो पहले पी वेव पहुंचता था कि एस वेव? पी वेव क्यों पहुंचता था? क्योंकि वो स्ट्रेट जा रहा है ना, और एस वेव क्या है? पूरा घूमते हुए जा रहा है, तो सर उसको वक्त लगेगा अपने पूरा उसको ट्रॉ क्रेस्ट को कन्वर्ट करने में। सुन पा रहे हो? अब सर एक साइकिल को कंप्लीट करने में काफी उसको वक्त लगेगा। अब 2 बात का ध्यान देना प्लीज बस। अब मान लो वहां पे मैंने लिखा है शॉर्ट वेव, तो शॉर्ट वेव का मीनिंग क्या है? देखो उसका मूवमेंट देखो, और लॉन्ग वेव का मूवमेंट देखो, दोनों में फर्क बस इतना है कि जो क्रस्ट और ट्रो बनाने का प्रोसेस है, इधर देख लो, मान लो एक आदमी है जा रहा है, अब सर ये इतना ऐसे ऐसे जा रहा है, बुझा रहा है, और दूसरा एक सर आराम से सर इतना पे जा रहा है। ठीक है, तो सर सोच के आप बताओगे, कोशिश करोगे अगर, तो सर आप उस इमेजिनेशन से अलग हट जाना। जैसे आप देखेंगे तो दौड़ने पे आप सोचिएगा, वो मत सोचिएगा, बुझा रहा है? वैसे बताओ, इस दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल वही है जो छोटा छोटा कदम रखता है, बुझा रहा है? जो बड़ा बड़ा कदम रखता है वो फास्टेस्ट नहीं हो सकता है, उसके पीछे लॉजिक है। जैसे मान लो खरगोश, जानते हो? छोटे छोटे, मतलब अगर कोई आदमी अगर एक स्टेप जितना रखता है बड़ा, तब तक उसमें वो 3-4 स्टेप रख देगा, लेकिन सर वो तेज में निकल जाएगा। बट हमें उससे लॉजिक नहीं लगाना है फिलहाल यहाँ लॉजिक लगाना है कि सर ये जो डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लगेगा, बस ये समझना है। ये हमारा सर स्पीड के नहीं बता रहे, क्या बता रहे हैं कि सर हमको इतना कवर करना पड़ेगा, फिर हमको इतना कवर करना पड़ेगा, और इसको उतना ही एरिया में, इसको तो काफी शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो सर शॉर्ट वेव मतलब कहने का ये है कि डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी जो है ये क्या है? बहुत जल्दी कवर कर लेगा। और जो बड़ा वाला हो है उसको सर इतना बनाने में, पूरा कंप्लीट करने में टाइम क्या है? ज़्यादा लगेगा। तो टाइम इसको इतना कवर करने में ज़्यादा लगेगा, इसको लगेगा कम। तो धरती पे शॉर्ट वेव जल्दी आने की कोशिश करेगा कि लॉन्ग वेव? शॉर्ट वेव, बुझा रहा है? ठीक है, अब जरा नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा नहीं बेटा, पीछे पीछे है कोई चीज क्या? अमनदीप, ओके। थोड़ा सा उसको आज के लिए चेयर उसको लाते हैं वहां से, सब नीचे आइए।
अब शॉर्ट वेव देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, और शॉर्ट वेव के नीचे लॉन्ग वेव। शॉर्ट वेव क्या है, बहुत तेज, स्पीड क्या होगा, फास्ट। अरे सुन लो, बस सुन लो, मुझे पता है जरूरी है, हो रहा है थोड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट वेव का स्पीड फास्ट की स्लो, सभी को लगता है। अब फास्ट है तो सनलाइट में आ रहा है बहुत सारा वेव, तो उसमें शॉर्ट वेव पहले पहुंचेगा कि लॉन्ग वेव? अब शॉर्ट वेव, तो अब मुझे बताना इधर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वेव आ रहा है सनलाइट से, उसको रूम ने ट्रैप किया, तो रूम ट्रैप कर रहा है अपने अंदर और उसके बाद फिर दे रहा है। तो सबसे पहले शॉर्ट वेव को ट्रैप किया कि लॉन्ग वेव को? शॉर्ट वेव को। अब सर इसको थोड़ा और समझने के लिए थोड़ा आगे आना, नेक्स्ट पेज पे आना, पेज नंबर 137। लॉन्ग वेव इज ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल वेव। ये दिमाग में रखना, लॉन्ग वेव को हम क्या बोल रहे हैं? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या होता है? जमीन से संबंधित, दिमाग में रखो। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या? जमीन। ऐसे देखो, ऐसे शॉर्ट वेव ने आया, शॉर्ट वेव जमीन पे पड़ा और जमीन को गर्म कर दिया, बुझा रहा है? अब जमीन गर्म हुआ तो जमीन से भी राइज होके एयर क्या करेगा? वेपराइज। तो जो ऊपर जा रहा है वो जो वेव है वो कौन सा वेव है? टेरेस्ट्रियल वेव। कौन सा वेव है? टेरेस्ट्रियल वेव, मतलब वो है लॉन्ग वेव। इधर सुनना ध्यान से, शॉर्ट वेव का स्पीड ज्यादा कि कम? तो लॉन्ग वेव का स्पीड ज्यादा होगा कि कम होगा? मतलब तुलनात्मक रूप से इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो आप कि सर सन हमारे अर्थ पे 8 मिनट कुछ सेकंड में आके पहुंच जाता है, सुनना ध्यान से, जबकि उसका इतना डिस्टेंस। अब अगर उसमें से एक टाइप का रेज तो नहीं निकल रहा है, बहुत तरीके के रेज हैं उसमें, बहुत मतलब सैकड़ों करोड़ों हजारों अलग अलग टाइप के रेज हैं। उसमें से शॉर्ट वेव सबसे पहले मेरे पास पहुंच गया, उसने गर्म भी कर दिया। अब लॉन्ग वेव चाहता है कि हम सर वेपराइज होकर ऊपर जाने की कोशिश करें। तो अगर इधर लॉन्ग वेव अगर बहुत तेजी से चला गया तो आपको नहीं लगता है कि एटमॉस्फेयर में एकदम से ठंडा हो जाएगा? आप ऐसे महसूस करो कि अगर लॉन्ग वेव आ रहा है, मतलब ऐसे आप घर है आपका, एसी आप नहीं लगाए हुए हैं, सडनली धूप आया और धूप जितना तेजी से आया उससे ज्यादा तेजी से इवापोरेट होकर चला गया। जैसे पेट्रोल आपने अपने उंगली पे रखा या हाथ पे रखा, हथेली पे, पेट्रोल क्या होता है? सडनली इवापोरेट, और उतना देर तक आपको ठंडा फील नहीं होता क्या? जैसे ही इवापोरेट हुआ आपको क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। तो सर बेसिकली क्या कहने का मीनिंग है कि लॉन्ग वेव आराम से इसलिए निकलता है क्योंकि बैलेंस होते रहे इधर। अब ऊपर में क्या है? ट्रोपोस्फेयर। तो लॉन्ग वेव जो निकलेगा गर्म होकर, ट्रोपोस्फेयर थोड़ा तो रोकने की कोशिश करेगा। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें लॉन्ग वेव सारे को सारे रोक लिया, कौन? ट्रोपोस्फेयर। इधर अगर लॉन्ग वेव सारे के सारे रोक लिया ट्रोपोस्फेयर, तो क्या इन्वायरमेंट में गर्मी होगा कि ठंडी होगा? गर्मी होगा। सर यही केस है ग्लोबल वार्मिंग का। होता क्या है कि अब अर्थ का सर ऊपर से देखिए, सरफेस तो आ ही रहा है, सूरज गर्म कर रहा है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो निकलने का प्रोसेस है उसको सर ट्रैप कर ले रहा है। और ट्रैप क्यों कर रहा है उसके पीछे भी बहुत सारे कारण है, लेकिन अभी समझ लीजिए इतना कि ट्रोपोस्फेयर ने उसको रोक लिया, उसको जाने ही नहीं दिया। जाने नहीं दिया तो अर्थ का क्या है? टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म। और गर्म होगा तो सर पूरे अर्थ पे पूरा क्या होगा? गर्मी महसूस होगा हमें, और काफी ज्यादा गर्मी महसूस होगा, जो कि कंडीशन बनाएगा किस चीज का? ग्लोबल वार्मिंग का। और ग्लोबल वार्मिंग सर कभी होगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? तब बढ़ेगा तब। मतलब सीधी बात है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन हो गया। लेकिन कुछ और समझिएगा, वहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया, उस पर प्लीज थोड़ा ध्यान देना, वो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। पहले मैंने बोला है, एक तरफ डायग्राम में देखो सन से वेव आ रहा है, वो कौन सा वेव है? शॉर्ट वेव। तो ये कुछ समथिंग दिमाग में ऐसे रखना है कि मान लीजिए सर सन से आ रहा है, और सन से अगर आ रहा है वेव, तो ये जो बनाएगा ये डिस्टेंस ये क्या छोटा ही होगा? यहां आया, आपके अर्थ सरफेस को क्या किया? गर्म। और यहां से सर निकलना शुरू हुआ, कौन सा? लॉन्ग वेव, है ना? मतलब शॉर्ट वेव यहां से आ रहा है, जल्दी पहुंच गया, हिट किया, यहां से अब क्या हो रहा है? वेपराइज हो रहा है। और लॉन्ग वेव को हम क्या बोल रहे हैं? टेरेस्ट्रियल वेव। क्या बोल रहे हैं? टेरेस्ट्रियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जमीन को गर्म किया और गर्म करने के बाद ये वेव क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है। अब उसमें डायग्राम बनाया हुआ दिख रहा है क्या? अरे है ना? नीचे आ जाओ। व्हेन अर्थ विल रिपीट, प्लीज वहां देखिएगा, रिलीज लॉन्ग वेव फॉर्म, वेव नीड्स मीडियम, सो एयर रिलीज एनर्जी और हीट अप, सो एयर इज द मीडियम। अच्छा, ये जो हो रहा है वो एयर के थ्रू ही हो रहा है भाई। मीडियम तो क्या है? एयर ही है। गर्म कर रहा है पहले क्या? वेव आके, हम बोल रहे हैं वेव, ऐसा थोड़ी कि वेव आके गिर रहा है सब कुछ हो रहा है। वो किसके थ्रू हो रहा है? एयर के थ्रू। हॉट एयर और कोल्ड एयर बोल रहे हैं, तो मीडियम कौन सा है? अरे मीडियम कौन सा है? एयर। अब सर उधर नीचे आओ, वेव के बाद नीचे, when earth will release its heat slowly, then gas will trap heat and due to that temperature on earth will also increase and we feel hot। मैंने बोला, सुन पा रहे हो सब? प्लीज एक बार जोर से बोला, यस और नो। जोर से, यस और नो। यार इतने लोग इतना धीरे आवाज आ रहा है, पाप लगेगा। मतलब इधर देखो, फिर से एक बार बोलना। और अगर ऐसा बोलूं कि अगर ऐसा हुआ तो गांव में बोलते हैं कि किसी का बुरा हो जाएगा। इधर देखना, यहाँ से नीचे आ रहा है सर, गर्म किया ये
और गर्म करने के बाद ये रिलीज हुआ तो दो चीज़ हुआ। मैंने बोला ट्रोपोस्फेयर अगर उसको रोकेगा, पहला लेयर कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर, तो पहले तो वही रोकेगा ना सर, ऊपर जाएगा बाद में देखेगा कौन कौन स्फेयर आ रहा है, लेकिन पहले कौन रोकेगा, ट्रोपोस्फेयर। अब थोड़ा सा नीचे स्लाइड ले आइएगा, वहां पे जो पॉइंट लिखा हुआ है एक अलग डायग्राम लिखा हुआ उसमें देखिएगा। एट ए हीट विल ट्रैप्ड बाय गैसेज एयर एट ए टेम्परेचर इज मोर देन बी एंड सी। वहां पे मैंने कुछ आपको ए बी सी डी लिखा हुआ है। अब ए बी सी डी लिखा हुआ है तो ए क्या है, सबसे क्लोज है, और ए के बाद क्या है, बी, मतलब ट्रोपोस्फेयर तक जहां तक आ रहे हो तो गर्मी आपको नीचे ही महसूस होगी। टेम्परेचर बी और सी डी का ऊपर जाओगे तो ज्यादा होगा टेम्परेचर की कम होगा। अभी रुक जाना ध्यान से, अभी समझना, अब पॉइंट को समझोगे तो मजा आएगा। नीचे आइए, एट ए हीट विल ट्रैप्ड बाय गैसेज एट ए टेम्परेचर इज मोर देन बी एंड सी। तो ए पे टेम्परेचर क्या होगा, बी और सी से क्या होगा, ज्यादा होगा। नीचे आइए, सम गैसेज लाइक CO2, CFC एंड पॉल्यूटेंट सन से आने वाले एनर्जी को आने देते हैं बिकॉज उसकी स्पीड काफी फास्ट होती है। उसकी स्पीड क्या होगी, अब मैंने बोला सन के अंदर बहुत सारे सैकड़ों हजारों तरीके के रेज एंड मिलियंस एंड बिलियंस है, उसमें से सर शॉर्ट वेव का स्पीड क्या है, ज्यादा, और जिसका स्पीड ज्यादा वो पहले हम तक पहुंच जा रहा है। नीचे आइए, अब उसके बाद जब अर्थ एनर्जी रिलीज करती है इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, देन वही CO2 और CFC पॉल्यूटेंट उसको ट्रैप कर लेती है। तो जैसे ही अर्थ रिलीज किया हीट को, लॉन्ग वेव को, इसको क्या किया, ट्रैप किया मतलब रोक दिया, पूरा ऊपर जाने नहीं दिया। अब जरा नीचे आइए, इसलिए CO2 एंड CFC, सॉरी नीचे आइएगा, इसलिए ग्रीन हाउस ग्लास लगाते हैं। कौन सा ग्लास, ग्रीन हाउस ग्लास। ग्रीन हाउस ग्लास लगाते हैं जो शॉर्ट वेव को तो आने देती है लेकिन लॉन्ग वेव को ट्रैप कर लेती है। तो हमने क्या किया, शॉर्ट वेव को एंट्री करने दिया लेकिन लॉन्ग वेव को हमने बाहर जाने नहीं दिया। और सर शॉर्ट वेव क्यों आ जा रहा है, क्योंकि स्पीड क्या है, काफी फास्ट, और लॉन्ग वेव क्या है, स्लो। अब जैसे कार आप धूप में लगा दो, कार, ठीक है, और शीशा ओपन नहीं, शीशा पूरा क्लोज कर दो, बुझा रहा है, पूरा शीशा क्लोज करके धूप में लगा दो, कड़कती धूप में, तो जो उसका वेव आएगा शॉर्ट वेव, आप जब कार में जाओगे तो सर धूप में लगा के कभी उसके बाद एंट्री करना, पूरा गर्म हो जाएगा, मतलब पूरा बम तो ऐसे ही गर्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको लगेगा सर भयंकर किस्म का, तो पहले जाकर AC चलाओ रे, अरे बुझा रहा है, पहले ठंडा करने की कोशिश। तो हुआ क्या था, शॉर्ट वेव तो पूरा आ गया लेकिन उसका लॉन्ग वेव पूरा रिलीज ही नहीं हुआ। अगर लॉन्ग वेव रिलीज हो जाता तो फिर कार नॉर्मल हो जाता, लेकिन लॉन्ग वेव की स्पीड क्या है, स्लो। तो जितना तेजी, शॉर्ट वेव तो आते जा रहा है, अरे बुझा रहा है, लेकिन लॉन्ग वेव वो निकल नहीं रहा है ना भाई, वो तो वो अच्छा शॉर्ट वेव ऐसे आ रहा है, धाएं, लॉन्ग वेव। अब सर इतना में जब तक ये इतना गया तब तक एक और, समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर सोच के देखो आप, जितना तेजी से शॉर्ट वेव आता उतना ही तेजी से लॉन्ग वेव निकल जाता, तो कार गर्म होता गया नहीं, मतलब एटलीस्ट नॉर्मल रहता, उतना गर्म नहीं होता जितना सर फीलिंग होता है कि जाते जाते पहले AC चलाओ रे। अच्छा जो बैठने वाले हैं उसमें पहले बोलते पहले AC चला के गर्म ना ठंडा करो, अरे तब बैठेंगे हम, कब बैठेंगे, जब पूरा आप ठंडा कर दीजिएगा। तो ड्राइवर बोला अच्छा होमिए सही सारा रहुआ ना सम। तो भाई सीधी सी बात है कि 4 आदमी बैठने वाले हैं तो धूप में अगर कार लगा हुआ है तो पहले बोलेंगे तरी ठंडा दियो तब इन्हें आई हो। अच्छा सेम बाइक पे सोचना है, बुझा रहा है, तो बाइक पे तवा तो और गर्म हो जाएगा, सुन पा रहे। बाइक का तो हालत सर ऐसा होता है कि जैसे बैठिएगा तो वहां पे 2 कारण होता है, सीट होता है ब्लैक कलर का, तो ज्यादातर लोग ऊपर से तौलिया उलिया लगाता है, कितनों लगा लीजिए, बुझा रहा है। अब सर शॉर्ट वेव तौलिया बहुत लोग लगा लेते हैं, लेकिन सर अब क्या तौलिया कॉन्सेप्ट अब नहीं चलता, अब स्टाइलिश, पहले चलता था तौलिया बांध लिया लोग, अब सर दोनों में फर्क हो गया। इधर इधर क्यों हो रहा है, इधर इधर। अगर मान लो मेरी बातों को समझना, अगर इसका केस उल्टा सोच रहा हूं, अच्छा पहले ईमानदारी से बोलना, क्या सभी को समझ आ रहा है यहां तक। मान लो मैंने बोला लॉन्ग वेव का स्पीड फास्ट है, एक अलग सिचुएशन है, लॉन्ग वेव का स्पीड क्या है, फास्ट। और इस केस में आप मुझे बताओ अर्थ पे, बस इमेजिन कर लो, अर्थ पे अगर लॉन्ग वेव का स्पीड बहुत ज्यादा अगर स्लो सॉरी फास्ट, क्या आपको लगता है कि कभी बहुत ज्यादा गर्मी होने का चांस अर्थ पे होगा कि नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि सर लॉन्ग वेव अगर सर सनलाइट से आ रहा होता, सुन लीजिए ध्यान से, और लॉन्ग वेव का स्पीड स्लो है कि फास्ट, अरे स्लो कि फास्ट, स्लो, तो सर जब तक वो आता तब तक हमारा अर्थ उतना गर्म तो नहीं हो पाता। अरे गर्म हो पाता क्या, नहीं, तो क्या हमें उतनी गर्मी लगती क्या, नहीं, लेकिन सर शॉर्ट वेव गर्म करने वाला पहले आ रहा है और ठंडा करने वाला स्पीड क्या जा रहा है, स्लो। लॉन्ग वेव का एक और नाम है, क्या नाम है, टेरेस्ट्रियल। क्या है, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग होता है भूमि, तो सर भूमि वेग आप उसको आराम से कह लीजिए। टेरेस्ट्रियल मतलब जो भूमि गर्म होने के बाद जो वेव ऊपर जा रहा है उसको क्या बोले, लॉन्ग वेव। अब सर 2 बात समझ लीजिएगा और यहां से बस एक ही चीज में कनेक्ट हो जाएगा।
अगर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो वहां पे एक चीज देखिएगा, मैंने लिखा है ग्रीन हाउस ग्लास लगाते हैं। आप लोग गए हैं दरभंगा? दरभंगा में एगो रिसर्च सेंटर है एग्रीकल्चर, पूसा में जो है, कुछ लोग गए होंगे कुछ लोग नहीं भी गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ग्रीन हाउस क्या होता है? पूरा ढका हुआ है वो घर, पूरा शीशे से पैक है, और शीशे से पैक है और उसमें सर बहुत तरह की चीजें हो रही हैं। तो क्या होता है, शॉर्ट वेव को आने दिया, लॉन्ग वेव को जाने नहीं दिया। आप सर जानते हैं 3 इडियट मूवी कितने लोग देखे हैं? सब देखे हो। इसमें सोनम वांगचू जो है, जो रियल इसमें के हैं सर, सोनम वांगचू जो जिनके नाम पे इनका पड़ा है फुनसुंग वांगरू ये सब, तो खैर सोनम वांगचू क्या है रियल में सर, लद्दाख में वो ऐसे आदमी उन्होंने शुरू किया है जिन्होंने सर लगभग 100% वो एनर्जी नेचुरली इस्तेमाल करते हैं पार्टी। मतलब वहां पे सर गाय, इतनी ठंड होती है गाय वो सब मर जाती थी। इन्होंने कुछ व्यवस्था उस ढंग से किया है कि सर उसके आसपास के एरिया में, और सर इतना लद्दाख में इतना आप ऊपर टॉप पे हो जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, और रहने के लिए आपको इतना मतलब कठिन परिश्रम करना है सारा कुछ। तो मिट्टी पे स्टडी करके कि कौन सा मिट्टी लाए जिससे कि हीट आए तो ज़्यादा देर तक सस्टेन करके उसको रिलीज करे। अच्छा रिलीज करता है हीट, उसको भी रोक लिया, उसको भी रोक के मतलब क्या उसने इतना गजब का एजुकेशन सिस्टम पे कमाल किया कि सर लगभग 100% एनर्जी वो सिर्फ नेचुरली इस्तेमाल करता है बिना किसी बिजली बिल और ये तगड़ा बिल के लिए। और वहाँ पे सारे स्टूडेंट इसी तरह से जुड़े हैं, सारे स्टूडेंट ही काम करते हैं, कोई अलग से कोई स्टाफ हायर नहीं होता। वो सब स्टूडेंट को नॉलेज देता है, स्टूडेंट उसको प्रैक्टिकली सब कुछ करता है, वही सब कुछ करता है, सब इंटरेस्टेड रिसर्च के फील्ड में। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर आपको ये पता हो शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव वाला ट्रैप, तो आप बहुत कुछ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी आगे बताऊंगा तब। नीचे आइए, आप इसको ग्रीन हाउस ग्लास लगाते हैं जो शॉर्ट वेव को तो आने देती है लेकिन लॉन्ग वेव को ट्रैप कर लेती है। उसके बाद नीचे, इसीलिए CO2 एंड CFC एंड अदर ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। तो CO2 को क्यों बोल रहे हैं, CFC को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारे वही हैं जो सर क्या है, आते तो हैं लेकिन जब जाते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब CO2 हम लोग भी तो रिलीज कर रहे हैं ना सर, और हम लोग क्या है, इतना तो नहीं सर, हजारों लाखों, मतलब अब क्या बोलते हैं सर भाई और बहनों, हमारा 130 है ना, अरे कितना अब 140 हो गया, 140 हो गया। तो सर पॉपुलेशन क्या है 140 हो गया, लेकिन ये तो इंडिया का है। चाइना को क्या है भूल रहे हो, हम लोग चाइना को पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन है ना सर वो भी, रसिया भी है। अरे ऐसा सुनो, अब सर रसिया भी है, चाइना भी है, तो तीन ही देश को अगर मिला दिया जाए इंडिया को, तो आप इतना CO2 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो मतलब क्या के लिए कैलकुलेट करेंगे आप खामोखा। तो बेसिकली क्या काम है सिंपल सी बात है कि CO2 अगर ऊपर गया और अगर वो सारे CO2 रुक गया तो बुझा रहा है सर क्या होगा, हो जाएगा उसके बाद। तो बेसिकली क्या हो रहा है, CO2 CFC, CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब सर इसका A to Z इस्तेमाल आगे देखेंगे, बट इन सबको अभी फिलहाल दिमाग में रखिएगा। CO2 CFC को फिलहाल कौन सा गैस बोल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर ये ट्रैप हो जा रहे हैं और इनके होने से हीट इन्वायरमेंट में क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। अब जरा प्लीज नीचे आइए और यहाँ देखिएगा, बिकॉज CO2 एंड CFC भी शॉर्ट वेव को आने तो देते हैं बट लॉन्ग वेव को ट्रैप करते जाते हैं, फिर आफ्टर मेनी ईयर्स ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, हीट आ रहा है इतने दिन से, ट्रैप करते जा रहा है, रिलीज उतना कर नहीं रहा है, धीरे धीरे सर सारा ट्रैप रोकते रोकते और बहुत 10 साल बाद फिर क्या है, गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसलिए अकस्मात कभी भी नहीं होगा। अगर आज हम लोग भुगत रहे हैं तो सर उसके पीछे बहुत पहले से उसका लॉजिक कारण चल रहा है। नीचे आइए, इसलिए जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस होगा उतना ही ट्रैप होगी एंड टेम्परेचर उतना ही क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। नीचे आइए, इसका मतलब CO2 को खत्म कर दें क्या, मतलब अगर बात यह है कि CO2 की वजह से और जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बढ़ रहा है तो क्या खत्म कर दें सर? अगर CO2 खत्म कर देंगे तो एक ही बार ऐसे सोचो ना, एकदम से ठंडा नहीं हो जाएगा। अरे अगर CO2 पूरा का पूरा चला गया, उसको थोड़ा भी नहीं रोका ट्रोपोस्फेयर ने, तो सर ये भी तो देखो पूरा इन्वायरमेंट का जो पूरा ठंडा ही तो हो जाएगा। CO2 है, गर्मी बनाए हुआ है, अब एकदम से पूरा CO2 रिलीज हो गया, ट्रोपोस्फेयर ने सारा CO2 ऊपर जाने दिया, एटमोस्फेयर पे एकदम क्या हो गया, ठंडा। बुझा रहा है सर? उसके बाद यही हो जाएगा कि सालों भर दिमाग खराब आपका हो जाएगा और इतना ठंड हो जाएगा कि शायद कंबल क्या कुछ भी काम नहीं आएगा। देखो एटमोस्फेयर से बड़ा कोई ताकतवर है नहीं, आप कितना भी जुगाड़ कर लो, भूकंप आया ना, कितना भी आप डिवाइस लगा लो, कितना भी रिएक्टर स्केल, कितना भी पहले से सब, कितना भी सेंसिटिव, कितना भी कर लो, जब भूकंप आता है ना सिर्फ एक ही बात याद रहता है, कितना बर्बाद हुआ, कितना बचा। उस समय कोई ये नहीं देखता है कि पहले से, अरे कितना पहले तुम बता पाओगे भाई, कितना भी पहले बता पाओगे। और इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट तो ऐसा बोलता है भूकंप आएगा, भूकंप आएगा। कल देखे तो जब भूकंप नहीं, बाढ़ आ गया।
अब सर लोग भूकंप के लिए तैयार थे, बाढ़ में बह गए। अब ये जो इंडियन का मेट्रोलॉजिस्ट जो है, जो मानसून विभाग और मौसम विभाग है, तो थोड़ा वैसा काम चलता है कि बाढ़ आ गया भूकंप आ गया। तो ये क्यों हो रहा है सर? हम मेंटली प्रिपेयर कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं हो सकते। नेचर में और हमारे लाइफ में बस एक ही समानता है कि हमें कुछ भी फिक्स नहीं है कब क्या। अरे बुझा रहा है? अगर सर हमें पता हो जाए कब क्या हो जाएगा ना, तो हमारा लाइफ बोरिंग हो जाएगा, लाइफ एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगा। अच्छा क्या पता, जैसे वीडियो गेम होता है, तो वीडियो गेम में क्या करते हैं आप लोग? हम लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो मान लो पबजी खेलो, एक आदमी है जिसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, अरे है ना? अब कुछ ऐसा सिचुएशन सोच लो, ऐसा भी तो हो सकता है कि गॉड अगर हमको क्रिएट कर रहा है और हम भी एक वीडियो गेम का पार्ट हों, और हम लोग भी वही कर रहे हो जो गॉड वहां से रिमोट कंट्रोल कर रहा है। भाई पॉसिबिलिटीज है, हमें क्या पता? क्योंकि वीडियो गेम में जो लड़का दौड़ रहा है उसको भी तो नहीं पता कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। अरे समझ पा नहीं समझ पा रहे हैं? वो भी तो ये सोच रहे हो हम महारथी हैं, जैसे हम और आप सोच रहे हैं महारथी हैं, तो हो सकता है हमको उसी चीज के लिए, हर किसी को यूनिक फंक्शन के लिए। अच्छा हर किसी का फंक्शन अलग अलग है, कोई घास काटेगा तो कोई कुछ करेगा। तो सर हमें भी नहीं पता इस चीज का। बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, कहना सिंपल ये चाहता हूँ कि सर अगर CO2 कंप्लीट पूरा ऊपर चला गया तो इन्वायरमेंट में फिर से क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस। और डिसबैलेंस मतलब क्या? फिर से पूरा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? ठंडा। तो हमारे लिए ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्मी, दोनों हमारे लिए लाभदायक नहीं है। आप प्लीज़ थोड़ा सा नीचे आइएगा, जल्दी से नीचे आएंगे। इसलिए जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के नीचे, इसका मतलब CO2 को क्या खत्म कर दें या ग्रीन हाउस को कंप्लीटली खत्म कर दें? नो, बिकॉज अगर ऐसा हुआ देन अर्थ पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा एंड CO2 इज नीडेड देयर बट इन बैलेंस फॉर्म। इसलिए अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है एंड CO2 बढ़ रहा है तो बैलेंस के लिए पेड़ लगाओ ताकि CO2 एब्जॉर्ब कर ले। तो सर फायदा क्या होगा? अच्छा एक बार प्लीज जोर से रिस्पॉन्ड करना, मतलब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ वापस से, जोर से बोलना, मतलब कि सर समझ थोड़ा बहुत अभी आया है कि नहीं? जोर से बोलिए यस सर हो। अब एक बार प्लीज थोड़ा समझना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला कि सर आप बोलेंगे CO2 ही खत्म कर दें क्या? अरे CO2 खत्म करके क्या करेंगे भाई? आप पेड़ लगाओ, पेड़ का काम क्या है? CO2 क्या करेगा? एब्जॉर्ब। और CO2 एब्जॉर्ब कर लिया तो आपने क्या किया? काम कर लिया ना सर। अब हम लोग जो बोलते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, उसके पीछे हमें क्या लगता है? कभी कभी लॉजिक नहीं पता होता है, हमें लॉजिक नहीं पता क्यों लगाए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें यही पता है पेड़ लगाएंगे तो आम मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो पता है कम से कम, इसी बहाने तो हर किसी के घर में क्यारी लगा 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 कर देते हैं। बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, जब आप साइंटिफिक कारण समझोगे ना तो पेड़ के प्रति इज्जत आपका और बढ़ जाएगा, आपकी सहानुभूति बढ़ जाएगी। अब ग्रेजुएशन में नियम क्या आने वाला है कि जब तक पेड़ नहीं लगाओगे ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिलेगा। जैसे फर्स्ट ईयर में आप गए और सर ये तो संविधान में भूटान में भी पढ़ाया था आपको, भूटान में तो नियम है सर, बुझा रहा है? वैसा नियम हमारी तरफ भी होना चाहिए। बेसिकली अभी तक क्या पढ़ाया हूँ मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लीज रिस्पॉन्ड करना, प्लीज सोना मत, रिस्पॉन्ड करना। सबसे फर्स्ट मैंने बोला आपको क्या? क्लाइमेटोलॉजी। एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, बहुत सारे गैसेस मिलकर क्या बना? एटमॉस्फेयर। आर्गन का परसेंटेज क्या था? 0.93। CO2 0.036, बोल लेना प्लीज, 0.036। अब उसके बाद आर्गन के बाद CO2, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो दो चीज समझे सर। पहला लेयर है कौन? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का सर डिस्टेंस 0 से 18 किलोमीटर, यहाँ तक पहले क्लियर है। उसके बाद मैंने बोला ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? पोल पे। मैंने बोला शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव, स्पीड किसका ज्यादा होगा? शॉर्ट वेव। और सर ग्रीन हाउस गैस क्या है? जो शॉर्ट वेव को आने तो दे लेकिन सर लॉन्ग वेव को नहीं जाने दे, उसको ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस ग्लास भी इसी तर्ज पे बनता है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा। अब ये समझ गए तो ट्रोपोस्फेयर का हमारा काम हो जाएगा। पेज 138, बस कंटिन्यू रहना प्लीज और सुनते रहना। सो जो हमें गर्मी लगती है वो लॉन्ग वेव वाली गर्मी लगती है या शॉर्ट वेव के कारण? लॉन्ग वेव के कारण। यही क्वेश्चन पूछा था कि जो अब अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो शॉर्ट वेव के, बहुत लोग लगा सर शॉर्ट वेव है गर्म कर दिया, वो तो गर्म किया है बट सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलीज होना था उसको नहीं होने दे रहा है ना। तो सर गर्मी किसके वजह से हो रहा है? शॉर्ट वेव की लॉन्ग वेव? लॉन्ग वेव, क्योंकि लॉन्ग वेव जाना तो चाह रहा है लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। और लॉन्ग वेव का स्पीड भी तो स्लो है सर, कितना भी जाना चाहेगा, वही कार वाला एग्जांपल, कितना भी वो जाना चाहेगा रिलीज करना चाहेगा लेकिन सर उतना तो नहीं जल्दी जा पाएगा जितना क्या है शॉर्ट वेव। जब तक हो जाएगा तब तक आ जाएगा। नीचे आइए। शॉर्ट वेव से तो अर्थ गर्म हो रही है बट एटमोस्फेयर को हीट तो लॉन्ग वेव कर रही है, बुझा रहा है? नीचे आइए सर। इसका मतलब ट्रोपोस्फेयर में जितनी ऊंचाई पे जाता जाऊंगा हीट डिक्रीज करता जाएगा। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या है? हम जितना ऊपर जाएंगे, अरे भाई समझो ना, हीट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, लेकिन कितना में? ट्रोपोस्फेयर में बोला हूं। और ट्रोपोस्फेयर का लेंथ जैसे क्या? 18। सर ये मत सोच लेना कि ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर वो हमेशा घट पे करेगा, नहीं सर, हर किसी का अलग कंडीशन है। एक फैक्टर से क्रांति नहीं मचाना है, बुझा रहा है? नहीं तो एक फैक्टर आ गया अब आप पूरा क्रांति मचाएंगे ज्योग्राफी में, ऐसा नहीं सर। ऐसा समझो, सीधा समझो कि मान लो आप सर फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो। कहाँ पे खड़े हो? अब सर रिलीज हुआ टेम्परेचर
तो फर्स्ट फ्लोर वाले को ज्यादा गर्मी लग रही है कि सेकंड फ्लोर वाले को? सेकंड फ्लोर वाले को। मतलब आप उसके कारण ये मत समझना कि सूरज का लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है उसके कारण गर्मी नहीं लग रही है। गर्मी किस लिए लग रही है? क्योंकि सर वो लॉन्ग वेव जो रिलीज हो रहा है उसके कारण हीट हो रहा है। सन के कारण हीट सर वो अलग कंडीशन है, बुझा रहा है? तो सर दो बातें दिमाग में रखिएगा। अब किसी का फर्स्ट फ्लोर पे जो रहता है और जो ऐसा आदमी जो ऐसे फ्लोर पे जिसके ऊपर छाते है, बुझा रहा है? तो गर्मी किसको लगता है? जो ऊपर है। अब सर यहाँ से आपको महसूस सिंपल करना है कि जब आप 0 से 18 किलोमीटर है तो कोई ऐसा आदमी है जो 0 से 1 किलोमीटर के बीच में खड़ा है, इसको गर्मी ज्यादा की कम? अरे ज्यादा की कम? ज्यादा। क्यों? क्योंकि ट्रैपिंग तो यही ज्यादा हो रहा है पहले ही यहाँ। अच्छा, अब उसके ऊपर 2 किलोमीटर गए तो उससे कम, फिर उससे क्या कम। मतलब 0 से 18 किलोमीटर तक बढ़ते जाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। मतलब ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बढ़ेगा, घटेगा? घटेगा। क्यों? अब सर यहाँ पे आप जब ऊपर जाते जा रहे हैं तो ट्रैपिंग कैपेसिटी जो है, जो ट्रैप करने का है, वो कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। तो जो हीट यहाँ पे है वो हीट ऊपर नहीं। इसलिए अगर आप जब गर्मी लगता है तो पहाड़ी एरिया में आप जाने की मान लीजिए कोशिश कर रहे हैं। अरे गर्मी में पहाड़ी में घूमने जाओगे ना कि गर्मी में चल जाओगे साउथ इंडिया में बालू में, अब जाओगे वहां पे क्या? पहाड़ पे। क्यों जा रहे हो पहाड़ पे? क्योंकि आप ऊंचाई धारण किए और आप लगभग 18 किलोमीटर तक जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम। तो पहाड़ी एरिया में सर आप पिक्चर लेके आइएगा, क्या है? ठंडा लग रहा है, बुझा रहा है? तो दो बात से सिंपल ध्यान रखिएगा कि ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? अरे घटेगा कि बढ़ेगा? पक्का? तो सर एक बात और बता दो, लॉन्ग वेव के कारण हीट होगा कि शॉर्ट वेव के कारण? लॉन्ग वेव के कारण। सुन पा रहे हैं? और इसमें टाइम टेकिंग लेने के एक ही प्रोसेस दिमाग में रख लेना, ये समझ गए उसके बाद आगे आप बस 2 मिनट में पूरा मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर सब समझ जाओगे। इसलिए नीचे आइए और इफ एनी वन थिंग्स, ऊपर जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो गैसेस का रेशियो कम होता जाएगा, सो लॉन्ग वेव ट्रैपिंग भी कम होती चली जाएगी, इसलिए हीट भी क्या होगा? कम होगा। तो सर ऊपर जाएंगे तो हीट भी कम होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होते जाएगा। नीचे आइए। इफ एनी वन थिंक्स दैट कि सन के आसपास जाने से बहुत हीट बढ़ जाएगा, दैट इज रॉन्ग बिकॉज वी नीड द सरफेस और मीडियम टू फील द हीट, बिकॉज इफ नो मीडियम देन द हीट ट्रांसफर कैसे होगा? एक बात दिमाग में रखिएगा, हीट का सबसे पहला क्वालिटी है कि बिना मीडियम का हीट कभी ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम हॉट, तो हम हमेशा किसी का तुलनात्मक बोलेंगे। हीट हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर सर आपने बोला इधर इधर, मैंने बोला हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर कब होगा? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होगा। अब सन आ तो रहा है लेकिन कोई दूसरा मीडियम नहीं है अगर मान लो, तो सर कितना भी गर्म हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मीडियम नहीं हो तब तक वो आपको महसूस ही नहीं करा पाएगा कि गर्मी लग रही है कि ठंडी लगे। अरे बुझा रहा है? जैसे एयर एक मीडियम था, तो एयर मीडियम था, दो बात दिमाग में रखना। तो सर सन के करीब होने से ये बात तो आप समझते हैं कि गर्मी लगेगा, गर्म होगा, लेकिन सर उसमें मीडियम की जरूरत पड़ेगी। अगर मीडियम उस समय कुछ भी नहीं है, नल है, वैक्यूम है, तो उस समय आपको हीट महसूस उतना नहीं होगा। क्योंकि उस कदर होना होता तो स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर आप ऊपर जाते हैं, बहुत क्लोज भी जाना चाहते हैं, फिर भी आप वहाँ उतना फील नहीं कर पाते हैं गर्मी जितना सर नीचे फील करेंगे। नीचे आइए एक बार। अब सर वहाँ पे एक दिखा होगा किलिमंजारो, मैंने पढ़ाया था, याद है? अफ्रीका में, अफ्रीका में नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था अफ्रीका में किलिमंजारो। सर ज़्यादा नीचे आइए, वहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, उसको देख लो। लॉन्ग वेव का डायग्राम होगा और जो मैं लिखा हूँ उसको समझ लो। इट मीन्स, जहाँ पे लिखा हुआ है किलिमंजारो वाला, इट मीन्स लैटिट्यूड जितना ऊपर होगा वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। इधर इधर लैटिट्यूड पढ़ाया था। अब आईएएस क्या बोलता है? सिलेबस में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं है। अब यहाँ पे क्या करोगे? नहीं पढ़ाऊंगा तो घंटा मुंह उठा के लैटिट्यूड। अब यहाँ वही मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते नहीं है। इधर इधर अब मैप पे महसूस करोगे और तब आपको और एक फायदा होगा। देखो, अगर आप जिस कंट्री का लैटिट्यूड पे देखो ध्यान से, अब लैटिट्यूड पहले तो इसको देखने से पहले महसूस कर लो। लैटिट्यूड अगर ज्यादा है, लैटिट्यूड क्या है? पहले लैटिट्यूड फील कर लिए? पक्का? तो मुझे बताना जरा कि इंडिया का लैटिट्यूड लगभग क्या है? लगभग बताओ। 82.5। सर लैटिट्यूड यही वाला है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये बुझा रहा है? पक्का? ठीक, बहुत बढ़िया। जीवन का आनंद लेना। नहीं, कभी कभी हो जाता है, हमको पता है, गलती से मिस्टेक हो जाता है। मैं जो महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लैटिट्यूड से मेरा मीनिंग क्या है? 2 चीज़ मीनिंग है। एक, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, मतलब 0 था, 30 गए, 45, 60 ऊपर जा रहे हो। तो लैटिट्यूड जब बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? अरे घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्यों? हम ट्रोपोस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में भी सिर्फ बात कर रहे हैं। मतलब ट्रोपोस्फीयर में आप 0 से 18 किलोमीटर के बीच में लैटिट्यूड बढ़ाते जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा।
कुछ समझ में आ रहा है? तो जब हम बोले कि ऊपर जाएंगे और टेम्परेचर घटेगा, मतलब लैटिट्यूड भी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। अरे ऊपर जाना मतलब क्या? हम ऊपर जाना मतलब क्या? लैटिट्यूड बढ़ रहा है। तो जो कंट्री अगर ऊपर जाते जा रहा है 0 से 18 किलोमीटर के बीच में, और जिसका लैटिट्यूड मान लो 38 का लैटिट्यूड 60 है, तो 60 वाले का टेम्परेचर कम होगा कि 30 वाले का टेम्परेचर कम होगा? 60 वाले का टेम्परेचर, मतलब उसको कम गर्मी लग रहा है। बुझा रहा है? अब सर दो बात, अब यहाँ से पेज नंबर उसी के जस्ट नीचे राइट साइड में आना। किलिमंजारो दिख रहा है? किलिमंजारो का लोकेशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो मैंने लिखा है वहां पे, सो टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग बाय 2 फैक्टर। तो टेम्परेचर 2 कारण की वजह से क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्यों? सबसे फर्स्ट, लैटिट्यूड जितना ऊपर होगा टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज। दूसरा, ऑल्सो ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी टेम्परेचर क्या होगा? घटता जाएगा। अब सर राइट साइड में आना, इन ट्रोपोस्फेयर ऊपर जाते जाएंगे देन टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। इसी कारण अफ्रीका जो इक्वेटर के पास है बट किलिमंजारो पे स्नो दिखता है। अफ्रीका इक्वेटर के पास है, लेकिन अफ्रीका में जो सर आपका है किलिमंजारो, उस पे बर्फ आपको दिखेगा। आप सोचेंगे सर इक्वेटर के पास है, बर्फ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि सर वो ट्रोपोस्फेयर में हाईएस्ट पॉइंट पे है, और हाईएस्ट पॉइंट में क्या बोला, जब ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही घटेगा? घटेगा ना सर। तो वहां पे आपको स्नो दिखने के चांसेस बन जाएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? प्लीज जोर से बोले ऐसा नो। महसूस करो ऐसे। मैंने क्या बोला? 0 से 18 जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो सर मैंने बोला कि अफ्रीका इक्वेटर के पास तो है, लेकिन फिर भी अफ्रीका में जो पहाड़ है जो हाईएस्ट ऊपर में जा रहा है, जो ऊपर 0 से 18 के बीच में, उस पर बर्फ आपको दिखेगा कि बर्फ जमा हुआ। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि सर आप ऊपर चले गए, तो ऊपर चले गए तो टेम्परेचर बढ़ा कि घटा? घटा। और टेम्परेचर घटेगा तो कोई चीज जमेगा कि पिघलेगा? अरे जमेगा भाई। अब जरा इधर आना, राइट साइड में लास्ट कंक्लूजन बता रहा हूं, और ये समझ गए तो काम हो गया। सो ड्यू टू एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, एल्टीट्यूड मतलब क्या है? हाइट। और लैटिट्यूड क्या है सर? वही डिग्री, मतलब सेम वही बात बोल रहे हैं, हाइट बढ़ाओ चाहे लैटिट्यूड बढ़ाओ। तो एल्टीट्यूड इंक्रीजेज देन लैटिट्यूड इंक्रीजेज देन टेम्परेचर डिक्रीजेज, मतलब हम ऊपर गए तो टेम्परेचर बढ़ा के घटा। सर ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन हर जगह होगा, और ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में बढ़िया से घुमाया जाएगा इस पे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया से, इसलिए समझते जाए नीचे। सो दिस डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। इसी को बोलते हैं क्या? नॉर्मल लैप्स रेट, NLR, या फिर शॉर्ट में ELR बोलते हैं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। दोनों नाम सेम ही है, या NLR बोलो या ELR बोलो। अब इसके आगे मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्या बोलूंगा पता है? सिर्फ NLR और सिर्फ ELR है, और आपको समझना होगा इसका मीनिंग क्या है। जब आप ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। अच्छा बुझा रहा है? तो जब हम बोले नॉर्मल लैप्स रेट, NLR शॉर्ट फॉर्म में वही लिखा रहा है। लैप्स मतलब क्या होता है? सिंपल सा, लैप्स मतलब खो जाना, मतलब ऐसे समझ लो आप नॉर्मल। इधर जब आप ऊपर गए 0 से 18 के बीच में, टेम्परेचर क्या हुआ? घटा। टेम्परेचर का घटने, इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट या फिर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इसमें किसी को डाउट? अब सर इसको थोड़ा दिमाग में क्या रखना, क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि NLR इज रिलेटेड विथ टेम्परेचर, NLR इज रिलेटेड विथ कोल्ड टेम्परेचर एंड NLR इज रिलेटेड विथ हॉट टेम्परेचर। तो कोल्ड या हॉट? अच्छा एक और भी ऑप्शन है, NLR रिलेटेड विथ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब बोले तब तो उसमें सब आ गया। अरे बुझा रहा है? टेम्परेचर जब बोले टेम्परेचर में तो सारे टेम्परेचर के टाइप्स आ गए जो उसमें इंक्लूड कर सकता है। लेकिन जब हमने हॉट बोला तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का टाइप बोला, जब हमने कोल्ड बोला तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का टाइप बोला। समझ में आ रहा है मेरी बात? सर एक एक चीज इसलिए बारीकी से क्लियर रखना कि जो आपका NLR और ELR है उसका संबंध किससे है? ये डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर का प्रोसेस होना है। मतलब कि अगर कम हो रहा है तो ठंडी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। मतलब सर टेम्परेचर का डिक्रीज होना ट्रोपोस्फेयर में क्या बोलेंगे? क्या? ELR या फिर क्या? NLR, या तो नॉर्मल लैप्स रेट बोलिए या क्या बोलिए? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। नीचे आई ना, 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेगा। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो कितना घटेगा? 6.5। किसी को याद है जब मैं अर्थ के समय पढ़ा रहा था कितना बोला था? 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस घट रहा था। बुझा रहा है? मतलब 32 मीटर नीचे जाएगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? बहुत बढ़िया। तो सर 32 मीटर पे नीचे गए तो बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या है? 1 किलोमीटर पे गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस घट गया। बुझा रहा है? मतलब सर अब आपको अगर गर्मी लग रही है तो आप घूमने जाएं तो जनरली आप देखेंगे तो वैष्णो देवी लोग कब घूमने जाते हैं? गर्मी के समय कि ठंडी के समय? गर्मी के समय। क्यों? आप हिमाचल कब जाए? सर कोई बेवकूफ़ है जो हिमाचल अगर ठंडी में जा रहा है, अब हम उसका क्या करें? पैसा ज़्यादा है तब हम क्या करें? बट प्रॉब्लम ये है कि सर आपको तो पता होना चाहिए, इधर अगर ये आइडिया नहीं है आपको कि हर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ रहा है 1 किलोमीटर पे, आप खूब ठंड पड़ी है दिसंबर जनवरी का, और आपके अपने वाइफ से बोला चले कहाँ? हिमाचल।
अच्छा, वाइफ मान लो पढ़ी लिखी थी, मेरे पास पढ़ के गई थी मान लो, अब सर क्या हुआ, वो तो सीधा सब चाहिए ना कि यार पागल हो गया हो क्या तुम, मतलब वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा सर्वाइव कोई नहीं कर पाएगा। अभी बहुत लोग वैष्णो देवी और बाबा धाम जाएंगे, तो बाबा धाम भी जाते हैं, तो सर बाबा धाम का लॉजिक तो खैर अलग है, लेकिन फिर भी बाबा धाम आप जाएंगे तो तो मजे के लिए जाते हैं और धूकने के लिए जाते हैं, समझ रहे हो भाई। बाबा धाम को हम धूक के आए ज़्यादा, भाई तो शंकर जी पीते हैं तो हम काहे नहीं पियेंगे, अरे भाई शंकर जी बढ़िया काम करते हैं वो भी कर लीजिए, लेकिन जो पीते हैं वो सर बढ़िया है। पूरा गाड़ी में सर धुआं धुआं हो रखा है, गाना बज रहा है भोले बाबा, समझ रहे, ये भोले बाबा बुला रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, अरे बढ़ा कि घट रहा है, घट रहा है, ऊपर जाने पे कि नीचे जाने पे, नीचे आना सर। ट्रोपोस्फियर नजदीक है इसलिए यहाँ पे सॉरी कैलकुलेट तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, कंक्लूजन ऑफ टिल नाउ, मतलब जितना सारा पढ़ा उसमें क्या है। पहला देखो ट्रोपोस्फियर 18 किलोमीटर तक, वहां पे एक ब्रैकेट में लिखा होगा -60 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में क्या लिखा है सर, यही है जीवन का आनंद। और यही क्वेश्चन बार बार दोहराया जाएगा, ट्रोपोपॉज मीजोपॉज ये पूछा जाएगा, अभी समझ लीजिएगा। -60 का मीनिंग है इधर कितना भी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ट्रोपोस्फियर में, लेकिन -60 से ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा, बुझा रहा है, मतलब -60 इज द मैक्सिमम पॉइंट जो टेम्परेचर हो पाएगा किसमें, ट्रोपोस्फियर में। मतलब 0 से 18 किलोमीटर के बीच में सबसे जो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर होगा क्या होगा, -60। मतलब हाईएस्ट इसलिए कहने का मीनिंग कि उससे सर कम नहीं जा पाएगा, मतलब कम नहीं जा पाएगा, मतलब उससे ज्यादा ठंडा नहीं हो पाएगा। तो -60 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, कहां पे, ट्रोपोस्फियर में। तो ट्रोपोपॉज उसको बोलेंगे जहां से दूसरा लेयर स्टार्ट हो जाए। जरा नीचे देखो, तो उसका कारण अभी मैंने क्या बोला, ये अभी एक जो पार्ट यहाँ है ट्रोपोस्फियर वाला, लेकिन ये भी तो हमें देखना है कि उसका कितना डिस्टेंस है और उसके अकॉर्डिंग मैटर करेगा। और मैंने बोला है कि कभी भी ये मत समझना कि हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर हमेशा घटबे करेगा, क्योंकि अभी जस्ट आ रहा है स्ट्रेटोस्फीयर जिसमें टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो थोड़ा सा बस अभी रखना, बस थोड़ा मत। और रसिया वाला एग्जांपल तुमको सॉरी उसका आंसर अपने आप अभी मिलेगा आपको। नीचे आना 2 मिनट प्लीज, कॉन्सेंट्रेट रहना नीचे। सो ट्रोपोस्फीयर इज हीटेड बाय लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव। नीचे आइए, ट्रोपोपॉज जहां ट्रोपोस्फीयर की आखिरी लिमिट होगी दैट इज 18 किलोमीटर इज द ट्रोपोपॉज, दैट इज ट्रोपोस्फीयर पॉज। सिमिलरली जहां स्ट्रेटोस्फीयर का एंड होगा उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपॉज। जहां पे मीजोस्फीयर का एंड होगा क्या बोलेंगे, मीजोपॉज। मतलब जहां पे कोई लेयर खत्म हो रहा है, ट्रोपोस्फीयर का हाईएस्ट लिमिट क्या है 18 किलोमीटर, तो जहां पे वो खत्म हो उसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज। अब उसके ऊपर मान लो हमने पढ़ा है स्ट्रेटोस्फीयर, अभी पढ़ाया नहीं है आएगा, तो स्ट्रेटोस्फीयर जहां खत्म उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपॉज। मिजोस्फीयर जहां खत्म होगा मिजोपॉज, बुझा रहा है। अब सर थोड़ा नीचे आइए, क्वेश्चन एक पूछा हुआ था, पॉज मीन्स जहां आउटर बाउंड्री एंड हो रहा है। पॉज का सिंपल मीनिंग है कि सर बढ़ रहे थे, कैसेट चल रहा था, बीच में पॉज हो गया, पॉज हो गया, जहां तक चला था ठीक है, जहां पॉज हो गया अब उसके आगे दूसरा, बुझा रहा है। नीचे आइए, अब वहां पे एक डायग्राम दिया है और यही क्वेश्चन पूछा था सर, डायरेक्ट नहीं पूछा था, डायग्राम दिया था। ये डायग्राम आपको समझ लेना है, समझ गए तो काम हो जाएगा। एक आपको यहाँ पे देख लेना, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी से खाली स्टेटमेंट नहीं पूछता है। देखो इधर, इधर क्या लिखा हुआ है, हाइट, अरे हाइट ही है ना। इधर नीचे क्या है बताओ, हॉट की कोल्ड, नीचे देखो हॉट लिखा होगा, और हाँ पहले इधर देखो हॉट कोल्ड यहाँ लिखा, अभी रुक जाना। और यहाँ पे कैसे हो गया, और एक दूसरा, ये थोड़ा बहुत ग्राफ तो आप लोग 9th 10th तक पढ़े हैं, 11th 12th में आते हैं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं, लेकिन फिर गायब हो जाता है। अब ये वाला डायग्राम ऐसे है, सेम सिचुएशन है, एक इधर हाइट हो गया। इसका मीनिंग समझो, लॉजिकली मीनिंग समझो। एक आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जानते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा, समानुपाती जिसको बोलते हैं आप, सब सुन पा रहे हो। अब उसमें जो दिखा है उसको देख लो पहले। अगर हाइट बढ़ेगा, इधर देखो हाइट बढ़ेगा, इधर हाइट बढ़ेगा तो हॉटनेस बढ़ेगा कि घटेगा, अरे बढ़ेगा घटेगा, घटेगा ना। तो क्या उसके हॉट और हाइट के अकॉर्डिंग डायग्राम सही है कि गलत, गलत है। लेकिन अगर मैं हटा दे रहा हूं और हाइट के जगह पे मैं कोल्ड, यहाँ सॉरी हॉट के जगह पे क्या लगा दिया, तो हाइट बढ़ेगा तो कोल्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा, अरे है ना। तो क्या है ट्रोपोस्फीयर के लिए सही है कि गलत है, बुझा रहा है। अब इसी के बात आते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दे रहा हूँ कोल्ड, तो क्या डायग्राम सही है कि गलत है, मतलब हाइट बढ़ रहा है लेकिन कोल्डनेस घट रहा है। ये देखो आपको ये बात समझना है थोड़ा सा पहले ग्राफ वाले रिलेटेड, क्योंकि ये आप जल्दी नहीं समझेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, बुझा रहा है। देखो इधर, ये इधर जब ऐसे हमने बना दिया तो सर क्या हो रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब हाइट बढ़ाते जाओ कोल्ड भी क्या है, बढ़ेगा। और ये क्या हो रहा है, हाइट बढ़ा रहे हो
तो हाइट तो बढ़ ही रहा है, ऊपर ऊपर जा रहे हो, लेकिन कोल्ड जो है ये वाला फैक्टर क्या है, इसके तरफ जा रहे हो, तो मतलब कोल्ड कम होता जा रहा है, तो हाइट बढ़ेगा और उसके बाद कोल्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि सर बढ़ रहा है। मतलब कहने का मीनिंग आपको ऐसे समझना है कि जब हाइट बढ़ेगा और अगर हॉट लगा देते हैं तो अब इसके अकॉर्डिंग डायग्राम सही है कि गलत है, पहले ये बताओ। गलत है, क्योंकि हाइट बढ़ाओगे तो हॉटनेस थोड़ी ना बढ़ेगा, तो सर ये डायग्राम गलत। अब इसमें आओ, अब हाइट बढ़ा के इसमें भी हम हॉट कर देते हैं, ये सही कि गलत? सही है, अरे है ना सर। इसी तरीके का क्वेश्चंस आपको नॉर्मली सिर्फ ग्राफ पे देख के खाली घुमा सकता है, कुछ नहीं। बट आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना, आपको कैसे पकड़ना है देख लो। ऐसे पकड़ो, इधर हाइट है, इधर क्या है, कोल्ड की हॉट। हम जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ेगा, लैटिट्यूड बढ़ेगा। अब कभी कभी क्या किया है, हाइट की जगह पैसे दे दिया है सर 30 डिग्री लैटिट्यूड। अब 30 डिग्री ईस्ट, लैटिट्यूड ईस्ट वेस्ट में होगा कि नॉर्थ साउथ में? 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री, और इसी को पॉइंट दे दिया ए बी फिर सी, और उसके अकॉर्डिंग फिर ग्राफ पूछ लिया कि किसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ ठीक है, कौन सा सही है। तो सर आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल दिमाग में रखना है कि हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। मतलब हाइट बढ़ेगा तो ठंडा क्या हो, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। और महसूस करने के लिए याद रखो, गर्मी में हम कहाँ जाते हैं, हिमाचल, तो ऊपरे तो जाते हैं कि नीचे जाते हैं? अगर ऐसा हुआ चलो गर्मी लग रहा है नीचे चलते हैं, धरती के नीचे, और आराम से आएंगे ठंडा उंडा के। तो बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है सर, हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। मतलब हाइट का अगर देखा जाए तो कोल्ड से संबंध है, डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन सर अगर हॉट से बोलें तो उल्टा। बुझा रहा है? तो सर एक ग्राफ को दिमाग में रखिएगा खाली नॉर्मली। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आइएगा, स्ट्रेटोस्फेयर पे। किस पे आ गए? स्ट्रेटोस्फेयर का लेंथ है 18 से 50। कितना है? अच्छा, ट्रोपोस्फेयर का कितना था? अब बता रहा हूँ, अगर आप नहीं रिपीट करोगे ना, आप जब आप बढ़ता जाएगा, आप सर उसमें आपको दिमाग में रखना है। अब 18 से कितना चले गए? 50। कौन सा स्फेयर? सर सबसे मजेदार स्ट्रेटोस्फेयर है, सबसे ज्यादा मतलब मजेदार, सारा काम यहीं पे होना है। पीछे आइए। सेकेंड लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज कॉल्ड व्हाट? ट्रोपोस्फेयर, वेयर ओजोन इज फाउंड। क्या मिलेगा? तो ओजोन लेयर भी इधर ही मिलेगा। नीचे देख लो, एक और पॉइंट है, फ्लाइट flies here because no wind and cloud formation etc. that's all happens in troposphere. So turbulence यहाँ पे कम होगा, मतलब यहाँ अकस्मात आंधी तूफान वगैरह नहीं आएगा। तो फ्लाइट कहाँ जाएगा? ट्रोपोस्फेयर में, हाँ स्ट्रेटोस्फेयर में। तो सर फ्लाइट जहाँ भी उड़ेगा कौन से स्फीयर में उड़ेगा? इसको शायद क्षोभ मंडल शायद बोलते हैं, ठीक है। बाकी अगर हिंदी उन्दी में अगर दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर इतना इधर जब कंफ्यूजन हो तो इतना दिमाग में रखिएगा सर, हाइट याद रखिएगा। ट्रोपोस्फेयर का हाइट क्या और इसका? तो 18 जो है वो ट्रोपोपॉज बोलेंगे कि स्ट्रेटोपॉज बोलेंगे? ट्रोपोपॉज मतलब जहाँ ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है, और स्ट्रेटोस्फेयर अब आप सोच के देखो 18 से कहाँ जा रहा है? 50। तो स्ट्रेटोपॉज क्या होना चाहिए? 50। अरे है ना, तो सर होगा स्ट्रेटोपॉज। तो बहुत बढ़िया दिमाग लगा रहे हैं। थोड़ा नीचे आइए सर, ओजोन सारा का सारा जो आप सुनते हैं सब ओजोन कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा सर। कहाँ मिलेगा? स्ट्रेटोस्फेयर में। बुझा रहा है? पहले समझ लो। अरे तो हम तो अभी बोल दिए, डिस्टेंस देख लो, हिंदी का चिंता क्या करते हो? मतलब सुनो, मैंने क्या बोला आपको अभी? मैंने बोला कि जो हिंदी वाला में आपको लग रहा है, तो अरे आप खुद सोच लो, डिस्टेंस से सोच लो। इसमें डेफिनेशन और लैंग्वेज पे क्यों जा रहे हो, मतलब आप मीनिंग पे क्यों जा रहे हैं कि सर समताप बोल दिए कि क्षोभ बोल दिए? आप ये देखो कि अगर 0 से 18 है जिसको क्या बोल रहे हैं हम? ट्रोपोस्फेयर। अब हिंदी में देख लो कि इसको क्षोभ बोल रहे हैं कि समताप बोल रहे हैं, आप वो देख लो, बात खत्म। तो इसमें इतना क्या कंफ्यूजन होना है? आप सोच रहे हो नहीं पूछबे कर, अरे क्या करना है, वो छोटी सी बात है। जब आपको समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस ये है, इसको क्षोभ मंडल बोल रहे हैं, बोल दो, हो गया खत्म। नीचे आइए, जो जरूरी है जहाँ लॉजिक वहाँ लगाइए। ये तो छोटा हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी करके क्या फायदा होने वाला है? इधर देखिए नेक्स्ट। अब सर 0 से 18 क्या बोला? ट्रोपोस्फेयर। 18 से 50 स्ट्रेटोस्फेयर। अब सर 18 से 50 स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसमें सारा का सारा फ्लाइट का मूवमेंट और सब कुछ होगा कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ओजोन का। जैसे हम लोग सुनते रहते हैं ओजोन में छेद हो गया, बोलते रहता कि ओजोन में होल हो गया। सर वो होल कुछ नहीं होता है, समझ में आ रहा है? एक तरीका क्या है उसको आज समझ लीजिए, नहीं तो आधा से ज़्यादा लोग को तो दिमाग में लगा ओजोन में होल ही हो गया, ऐसा छेद हो गया, उधर से सनलाइट आ रहा है। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है। बस ये वाला लॉजिक आज समझ लीजिएगा तो ओजोन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहां पे देखो एक डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है डायग्राम? मान लो सर बहुत सारे वेव आएंगे सनलाइट से, तो सर सारा का सारा सन से जो वेव आता है सब हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। अगर सब लाभदायक होता तो फिर क्या ही बात था, कैंसर काहे के लिए हो जाता? बुझा रहा है? तो कुछ लोग सर क्या है, जैसे यूवी रेज आप सुनते हैं, अल्ट्रा वायलेट,
अरे है ना तो बोलो। तो पराबैंगनी बोलते हैं ना। अब सर पराबैंगनी बोलो चाहे जो भी बोलो, हमें सर ज़्यादातर कंफर्म ही रखना है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और इसमें दो बातों का दिमाग में रखना है। क्या सर? सबसे फर्स्ट अगर आ रहा है सन का लाइट, तो सन के लाइट में बहुत सारे ऐसे लाइट वेव हैं जो हमारे लिए काम का है और हमारे लिए काम का। सुन पा रहे हैं सब? जो सब बोले ये सुनो। 8:30 हो गया क्या? कहीं कि मुंह सूखा लग रहा है। 8 बजने के बाद तो ऐसे ही लगने लगता है, पहले तो सब टाइट रहता है 8-16 के बाद। अब सर उसके बाद पप्पू बोलेगा सर 4 घंटा पढ़ाइए, 9 बजे जाते जब बोलेगा यस सर। समझ लीजिए कि नींद से अभी एनर्जी लगा रहा है, समझ आ रहा है? क्योंकि सर तो थोड़ा आज खा के नहीं आया, मुझे देख के पता चल गया। जिस दिन खा के आता है उस दिन बैठ जाता है। खैर देख लो, कोई बात नहीं सर, सुबह में कौन खा के आएगा, हम भी नहीं खा के आए। देख लो इधर, ये समझ लो और समझ लो ध्यान से। उसके बाद हो गया। यहाँ एक मजे लेने पे यहाँ 10 पीछे जन बैठा रहता है। और ये सर याद रखिएगा, जो ज़्यादा बोलते हैं उसको सब टारगेट करके रखे रहते हैं। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, समझे? टारगेट करके सब रखा रहता है। हेड लिस्ट उसको बोलते हैं स्कूल में, कि हेड लिस्टेड रहता है। वो सबसे पहले जो भी कुछ होता है गाज उसी पे गिरता है, ठीक है? हेड लिस्ट वाले। तो देखिए इधर सर, स्ट्रेटोस्फीयर में मैंने बोला है 18 से कितना 50, 75, 50। अब ऊपर से सर नीचे आ रहा है मान लो सनलाइट, वो हमारे लिए एक कुछ हार्मफुल भी है, कुछ बेकार है, और कुछ सर बहुत अच्छा है। अगर हम पे सर मेरे बॉडी पे वो रे पड़ रहा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमको तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब बीमारी तो होगा ही होगा। यहाँ समझो, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। पर प्लीज उससे पहले कुछ समझिए। इसको समझने से पहले O3 से ऐसे समझिए, इधर हटाओ। ये रे आया, इस रे में काफ़ी कैपेसिटी है। इधर देख लो, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है। अरे हाँ या ना? तो सर ऊपर से आया, इसमें इतनी कैपेसिटी थी, O2 को ब्रेक कर दिया O में और O में। ध्यान से समझो, मतलब जो उसकी रेस थी वो इतनी इंटेंसिटी तेज थी कि हमारे O2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, O और। बट सर O2 क्या एक ही जगह पे है क्या? अरे वो तो पूरे एटमॉस्फेयर में है। तो सर लेयर बाय लेयर हम क्यों इमेजिन करके पढ़ रहे हैं? अच्छा, क्या सभी लोग प्लीज सुन पा रहे हो? एक बार प्लीज रिस्पॉन्ड करना जोर से, यस और नो। प्लीज सभी लोग बोलना है, सभी लोग जोर से, यस और नो। इधर देखना, O2 को ब्रेक करके O और O में किया। अब कमाल के बाद देखो, नीचे भी सर एटमॉस्फेयर में O2 है कि नहीं है? अरे है या नहीं है? इधर प्लीज देख लेना। इधर उधर डायग्राम में कुछ समझ में नहीं आएगा, नोट्स तभी समझ में आएगा, इधर देख लोगे। अब O2 किससे मिलेगा? तो ये क्या बना लिया, और फिर O2 इससे मिल गया, क्या बना लिया? तो ओजोन का फॉर्मेशन फिर हो गया। मैंने बोला ओजोन का फॉर्मूला क्या है सर? ओजोन है O3। ओजोन क्या है? O3। इधर O3 जब तक बन रहा है ओजोन, इससे क्या हो रहा है? इधर देखो, ये आ रहा है और इसने ऑक्सीजन को तोड़ दिया, तो O2 को तोड़ दिया कि इसमें O और O में। लेकिन सर अब जब तोड़ दिया तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई? कम। मतलब कम इन द सेंस क्या कि सर जो भी चीज कंपाउंड था उसको ब्रेक करके कमजोर कर दिया है। अब O2 से मिलकर क्या बना लिया? O3। फिर बना इधर सनलाइट, फिर आके O3 पे अटैक करेगा। अरे जो हार्मफुल है, जो यूवी रेज है, तो क्या करेगा? O3 को अटैक करेगा, तो O3 क्या करेगा? ब्रेक करेगा O2 प्लस किस में? O में। अरे हाँ या ना? तो जब तक ओजोन बन रहा है, मतलब O3 जब तक बन रहा है, तब तक तो सर हार्मफुल गैस नहीं आ पाएगा। क्या है? सारा एनर्जी तो उसको तोड़ने में बर्बाद हो गया ना यार। क्या समझ रहा है मेरी बात? मतलब आपने पत्थर मारा और एक पत्थर टूट गया, तो जो एनर्जी से मारा था तो वो पत्थर का एनर्जी तब कम हो गया। मतलब पहले इसने O2 को तोड़ के O में कन्वर्ट किया, लेकिन फिर क्या किया इन्वायरमेंट ने? O प्लस O2 मिलकर क्या बना लिया? O3। अब फिर O3 को तोड़ेगा, तो O3 को तोड़ेगा तो किसमें तोड़ेगा? O2 प्लस। अच्छा इधर अगर ऐसा केस हो जाए कि O3 नहीं बने, तो सर वो रे डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास। सर हम इसलिए बोलते हैं छेद हो गया है क्योंकि O3 का फॉर्मेशन बनना रुक गया है, होल कुछ नहीं हुआ। ओजोन जो O3 बन रहा था उसका बनना रुक गया है। हम आज तक लॉजिक लेके घूमते रहते थे और पढ़ते रहते थे ओजोन में छेद हो गया इसलिए सर हार्मफुल गैसेज है। अरे भैया इधर देख लो, अब O3 को तोड़ा किस में? O2 प्लस O में। अब आप बोलोगे सर दिन में ना तोड़ेगा सनलाइट जी। अरे दिन में ना तोड़ेगा, आखिर रातों में सूरज आ जाएगा। तो दिन में तोड़ते तोड़ते इसने O3 को तोड़ के किस में? O2 प्लस O में किया, लेकिन जब शाम होते होते फिर ये O2 मिलके O से क्या बना लिया, या फिर ये O2 से मिलके क्या बना लिया?
तो शाम होते हो तो फिर क्या बन गया O3। अगर सोचो रात नहीं होता तो क्या होता, सूरज पूरा कंटिन्यूअस रहता, पूरे एनर्जी को तोड़ के हमारे पास आता और सर हमको हैप्पी बर्थडे करके लेके जाता। क्या बुझा रहा है? अरे जोर से बोले यार। समझ के देखो मैंने क्या बोला, मतलब ओजोन का मीनिंग है O3, O3 का बनना। O3 को बनने तभी सर, अगर O3 नहीं बनने लगे तो हमारे पास अब क्या हो गया, इधर इधर प्लीज देखना ना। ये जानते हो ऐसा लॉजिक है ना जो जीवन में बहुत लास्ट में समझ में आता है। मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ, ये बहुत लोग खाली ओजोन ओजोन लाता है, हमको सब आता है सब आता है, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको, वो सर गड़बड़ करके आ जाता है। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछता है, इधर देखो क्वेश्चन क्या बोला, अगर हम सर यूज कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम सर यूज कर रहे हैं फ्रीज सेंट, अरे सब यूज कर रहे हैं ना, तो सर उसमें से बहुत सारा क्लोरीन ऊपर चला गया, इधर इधर। अब मैं मान के चलो यहाँ O2 था, ये सर क्लोरीन हो गया, क्योंकि हमने सर इधर एटमॉस्फेयर में अलग अलग चीज इस्तेमाल किया, क्लोरीन ऊपर चला गया। अब बताओ इधर O2 प्लस Cl मिलकर क्या O3 बनाएगा? अरे O3 बनाएगा क्या? नहीं, क्या बनाया O2 तो अलग ही कंपाउंड बना दिया, मतलब O3 का बनना रुक नहीं गया क्या? और O3 का बनना रुक गया मतलब हार्मफुल रेज क्या होगा, आएगा हमारे पास। तो कैंसर की बीमारी पहले से ज़्यादा आज हमें बढ़ गया है। इसलिए सर क्या कह रहे हैं कि सर AC फ्रीज जो भी है उसको लिमिटेड इस्तेमाल करिए, क्योंकि उससे जो गैसेज अगर निकल रहे हैं ऊपर गए, और ऊपर गैसेज गए तो क्या हुआ, दो चीज़ हुआ सर, Cl ऊपर गया या सल्फर ऊपर चला गया, या जैसे ऊपर गया तो क्या किया उसने, ओजोन के बनने के प्रोसेस को ही क्या किया, रोक दिया। अब ओजोन जब रुकेगा ही नहीं तो उसकी एनर्जी बर्बाद होगी नहीं, क्यों? क्योंकि जितना तोड़ने में O3 को कैपेसिटी है उससे इजी तोड़ना है सर O2 और Cl को। यार O2 Cl आप सोच के देखो, आप ऑक्सीजन अब H2O, तो सर जितना एनर्जी उसको उसमें लग रहा था तोड़ने में O3 को, उसका 3 कंपाउंड है ना सर, तो O3 टूटेगा O2, फिर O2 टूटेगा, फिर O प्लस O, फिर अलग, तो जितना उसको तोड़ने में एनर्जी लगेगा उससे कम एनर्जी सर Cl में लगेगा, मतलब O3 बनेगा ही नहीं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ओजोन हमें प्रोटेक्ट कर रहा था किससे, हार्मफुल गैसेस से। तो छेद हुआ है, बेसिकली क्या हुआ है, अब ओजोन का बनना रुक गया है, क्योंकि सर ऊपर में हाइड्रोजन, आप उस पर सल्फर क्लोरीन अलग अलग हम लोग टाइप के गैसेज इस्तेमाल करने लगे, जो ऊपर चला गया, और जैसे ही O2 के साथ मिलेगा तो Cl बनाएगा, मतलब कि O3 बनने के प्रोसेस को खत्म कर देगा। क्या मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सब देख लो एक बार। पहले मैंने क्या बोला, सनलाइट आया खूब तेज में, क्या सभी सुन पा रहे हो? यार बोलो यार, इधर देख लो, सनलाइट काफी तेज आया, तेज आने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे सर हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब भी हम लिखते हैं O2 लिखेंगे। अब हमने O2 को क्या किया, इसमें सर एनर्जी काफी हार्ड थी, इधर इसने क्या करेगा, ब्रेक, O2 को किसमें ब्रेक किया, 2O में ब्रेक कर दिया, दोनों मॉलिक्यूल अलग। अब इधर फिर हमारे एटमॉस्फेयर में O2 अवेलेबल है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाया, फिर ये दोनों मिलके, ऐसा थोड़ी है कि सर O3 एक ही गो है, ये तो हम यहाँ बना रहे हैं, उससे तो हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अब सर देखो इधर O3, अब फिर क्या किया, इसका लाइट इंटेंसिटी, अब सर दूसरा पड़ा, इसको फिर ब्रेक करेगा, ब्रेक किसमें करेगा, O2 और O में। अब हमने गलती क्या कर दी, हमने ऐसे ऐसे गैस इस्तेमाल किए कि एटमॉस्फेयर में Cl चला गया, अब क्लोरीन इधर भी चला गया, क्लोरीन, तो O2 के साथ क्या बनाया, Cl। अब क्या O3 बना हमारा, क्या नहीं, मतलब अगर सर O पहले से था, O2 पहले से था, इसमें मिल के बना लिया अगर O3, तो O3 बनते बनते शाम तक बनते बनते भी हमारे पास क्या है, O3 बना हुआ है, ओजोन बना हुआ है, मतलब शाम हुआ। अब शाम होने के बाद अगर सर 24 घंटे ही क्यों हो रहा है, तो कहा जाता है सर 24 घंटे के बाद सन की जो इंटेंसिटी है, 24 घंटे तो साइड हटाओ, जैसे ही शाम होगा तो सर आपको धूप उतना थोड़ी ना लग रहा है, तो सर O3 तो शाम तक बना हुआ है, फिर कल दिन में आएगा, फिर O3 को ब्रेक करेगा, फिर O2 प्लस O में, जब तक फिर आएगा, जाते जाते जाएगा, फिर लास्ट में क्या बन के रह जाएगा, O3, फिर कल सूरज आएगा, फिर ब्रेक करेगा। इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा, बुझा रहा है। और हम इधर हार्मफुल गैस से छोड़ेंगे तो बेकार हो जाएगा, मतलब O3 का बनने का चांस क्या होगा। ईमानदारी से बोलना, क्या समझ में आया? तो बेसिकली ओजोन में हम क्यों बोलते हैं कि होल हो गया है, कुछ होल नहीं हुआ है, सिंपल क्या किया है हमने, O3 बनने का प्रोसेस रोक दिया है। और सर हमारे हार्मफुल गैसेज और टेम्परेचर बढ़ने के कारण, अलग अलग गैसेज इस्तेमाल करने के कारण ऊपर जाता है और उसका O3 बनने का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, तो हम बोलते हैं ओजोन में होल हो गया है। कुछ बुझा रहा है? अब जरा नीचे आइए सर, ईमानदारी से बोलना, क्या मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? जोर से ऐसा नो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आ जाओ नीचे, देख लो वहां पे कुछ दिख रहा होगा नीचे। बहुत बढ़िया, O3 को ब्रेक करने के बाद बोल रहे हैं, क्यों नहीं, यहीं पे समझो। लास्ट में क्या, शाम में क्या बन के रह गया, O3। अब O3 शाम में बना हुआ है,
तो O3 जब शाम में बना हुआ है तो रात में क्या आएगा? सूरज क्या नहीं आएगा। फिर कल सूरज आएगा, फिर कल आएगा तो O3 से स्टार्ट करेगा, O3 को फिर टूटेगा क्या? O2। तो जब सूरज रहेगा तभी तोड़ेगा ना, सूरज चल जाएगा तो कौन तोड़ेगा? हम तो नहीं तोड़ेंगे कम से कम। बेसिकली कहने का मैंने क्या, डे में पूरा तोड़ेगा, एनर्जी है सन का। रात में भी अगर सन रहता है, सोचो 24 घंटे भी सन ही रहता है, चंदा मामा नहीं रहते हैं। तो सब समझ रहे हैं जीवन में कभी भी सर पूरा का पूरा वो सारा रे जो O3 रोक रहा है वो कभी रोकता ही नहीं। जो एनर्जी उसको ब्रेक करने में लग रही है O3 को नहीं लगेगा। तो बेसिकली डे तक जितना तोड़ना है तोड़ेगा, इवनिंग तक जाते जाते उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर रात हो जाएगा, फिर जब आएगा फिर O3 को तोड़ेगा, प्रोसेस चलता रह जाएगा। नीचे आइए अब सर पेज नंबर 140 पे नीचे देखिएगा। इन डे में सपोज ब्रेक कर लिया O3 को O2+O में, बट डे खत्म हो गया, लाइट एंड रेज खत्म, फिर नाइट में O2+O गेट्स इनटू O3, फिर कल नेक्स्ट डे से रेज आएगा तो उसको O3 को ब्रेक करना होगा। बस पेज नंबर 141 पे ही। अब वहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है आपको, अरे जोर से बोल लो। समझ में आ रहा है वो वाला डायग्राम? अब देखो सर O3 फिर कल डे में आया, O3 को फिर ब्रेक किया, फिर फॉर्मेशन, और ऐसे ही चलता रहेगा। बट नीचे वहाँ देखो एक कंडीशन में लिखा है, वो समझना है आपको। उसी में जस्ट नीचे, इफ सपोज क्लोरीन चला गया ऊपर देन O3 बनना रुक जाएगा, मीन्स वी से कि ओजोन होल बनना शुरू हो गया है। सुन पा रहे हैं? क्या कि ओजोन जो बन रहा था O3 वो बनने का प्रोसेस छूट गया। अब आराम से हार्मफुल सारे गैसेस हमारे बॉडी पे आएंगे, चमड़ा नोच के खाएंगे और कैंसर उनसर सब हो जाएगा। ठीक है, नीचे आइए। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन, सो इट विल स्टॉप द साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3 इन नाइट। तो सर खैर उसका भी अलग अलग रीज़न है, लेकिन फिर भी अभी इतना समझ लो, क्लोरीन तो खैर रिएक्टिव ज़्यादा होता ही है, बट अभी दिमाग में रखना O3 का स्टॉप हो गया बनना, और वो बनने से हमारे बहुत सारे, इसलिए आप जितने सारे जैसे आप गैस यूज़ करते हैं, परफ्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है, अब बहुत सारे एसिड रेन में होता है, तो HCl आपको एसिड और बेस तो खैर मैंने सबको नहीं बताया था। जैसे HCl है, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड और बेस कभी कभी समझने के लिए दो ही चीज़ दिमाग में रखना है, जिसमें क्या हो H+ हो और जिसमें OH- उसको क्या बोलेंगे? बेस। तो एक लॉजिक मतलब बेसिक सा एक लॉजिक है। तो दिमाग में क्या रखना है सर कि अगर O3 बनना स्टॉप हो गया तो सर हार्मफुल गैसेस आना ज़्यादा हो जाएगा कि कम? ज़्यादा। और उसके बाद सर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आज के समय में, तो उसका कारण ये भी है कि O3 का बनना अब काफ़ी कम हो गया है, जिसके कारण O3 बनने कम के कारण हार्मफुल और सारे गैसेस आने लगे हैं जो पहले कभी नहीं आते थे। तो इसलिए इसको होल बोल रहे हैं। नीचे आइए। इन स्ट्रेटोस्फेयर हाइट इंक्रीजेज सो टेम्परेचर ऑल्सो